देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली है क्या, देखो ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं कि जैसे तुम लोग इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझते हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके का, ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। लीगल इंस्ट्रूमेंट का मतलब गुड आफ्टरनून गौरव। गुड आफ्टरनून मैम। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। पहला बात क्या है, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें लीगल कामों में हेल्प करेगा। अब देखो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में समझते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि तुम लोग को एक कैलकुलेटर परचेस करना है, ठीक है। कैलकुलेटर परचेस करना है फॉर ₹500, ठीक है। 500 रुपए का एक कैलकुलेटर परचेस करना है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे ऐसे स्टोरी बनाते हैं, कैलकुलेटर परचेस करना है 500 का, ठीक है। तो हम लोग एक शॉप में जा सकते हैं, ये मान लो शॉप हो गया, ठीक है। स्टेशनरी शॉप जहां पर हमें कैलकुलेटर मिलेगा। अब मान लो कि जो सेलर है वो कौन है, मान लो सेलर है मिस्टर ए, मतलब जिनका शॉप है वो है मिस्टर ए। अब कैलकुलेटर कितने का लेना है, 500 रुपीज का। अच्छा, पहला कस्टमर मान लो गया मिस्टर एक्स, ठीक है। फर्स्ट कस्टमर का नाम क्या है, मिस्टर एक्स। ये फर्स्ट कस्टमर ये गए, ठीक है। और इन्होंने बोला मुझे कैलकुलेटर चाहिए 500 रुपीज वाला, अच्छा वाला कैलकुलेटर चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 500 पे कर दिया, ठीक है। पे 500 और क्या किया, बदले में कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है। 500 रुपया दे दिया, 500 रुपए का कैलकुलेटर ले लिया। गुड आफ्टरनून मानसी। तो ऐसे परचेज को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, पे कर दिया 500 और कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है। कैलकुलेटर ले लिया, ऐसे परचेज को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे सेल को, मिस्टर ए ने कैलकुलेटर दिया, ठीक है। और मिस्टर एक्स ने 500 रुपए दे दिया, क्योंकि जो परचेज कंसिडरेशन है वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेटर ले लिया, ऐसे परचेज को क्या बोलते हैं, बोल सकते हो। ऐसे परचेज को बोलते हैं कैश। हाँ, कैश परचेज, ठीक है। और मिस्टर ए के तरफ से देखे तो ऐसे सेल को, इनका ये जो कस्टमर है ये कैसा कस्टमर है, कैश सेल वाला कस्टमर है, ठीक है। इनको इन्होंने कैश सेल कर दिया, इनके तरफ से देखो तो कैश परचेज हो गया। अब दूसरा एक कस्टमर गया, ठीक है, मिस्टर वाई, ठीक है। दूसरा एक कस्टमर गया, इन्होंने भी बोला मुझे भी ना एक कैलकुलेटर ही चाहिए, इनका कैलकुलेटर का ही दुकान है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मुझे भी एक कैलकुलेटर चाहिए लेकिन हम पे करेंगे। इन्होंने बोला हम मुझे कैलकुलेटर चाहिए लेकिन पे आफ्टर 1 वीक, ठीक है। 1 वीक बाद हम पे कर देंगे आपको पूरा पूरा 500। तो मिस्टर वाई जो है मिस्टर ए का जो है जान पहचान का है, ठीक है। तो फिर क्रेडिट दे ही सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्रेडिट तो उसी को देंगे ना जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते कैसे क्रेडिट देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये बोल रहे हैं कि हम पूरा 500 रुपए आपको देंगे लेकिन 1 वीक बाद देंगे। तो मिस्टर ए बोले ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो मेरे रेगुलर कस्टमर हो, हम आपको ऐसा सेल कर देते हैं। तो मिस्टर ए के तरफ से देखे तो इस सेल को कैसा सेल बोलते हैं, इस सेल को हम लोग बोलेंगे, मिस्टर ए के तरफ से देखोगे तो इस सेल को बोलेंगे क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल। और मिस्टर वाई की तरफ से देखेंगे तो इस परचेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेस, ठीक है। अब एक दूसरा कस्टमर आ गया, ठीक है। कोई और एक कस्टमर बना लेते हैं मिस्टर जेड, ठीक है।
इन्होंने भी बोला मुझे भी ना एक कैलकुलेटर ही चाहिए 500 वाला। मिस्टर ए ने बोला हाँ लो, मेरा तो बहुत सारा कैलकुलेटर पड़ा ही है, मेरा कैलकुलेटर का ही शौक है तो ले लो। लेकिन मिस्टर जेड क्या बोल रहे पता है? मिस्टर जेड बोल रहे हैं हम ये पेमेंट करेंगे। पेमेंट कब करेंगे? पे आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, बोल रहे ये पूरा पैसा हम 3 मंथ्स बाद दे देंगे। और मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर जेड को जानते भी नहीं है उतने अच्छे तरीके से, अब बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद दे देंगे। अब अगर कोई किसी को नहीं पहचानता है तो फिर उसमें क्या होता है, ट्रस्ट इशू आ जाता है। ठीक है, मतलब मिस्टर ए क्या मिस्टर जेड को क्रेडिट में सेल करे या ना करे? अब जान पहचान का है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जान पहचान का नहीं है तो कैसे करेंगे? दूसरा बात है कि एक 500 रुपए की चीज के लिए 1 वीक का वेट करना और एक 3 मंथ्स का वेट करना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा हम 3 महीने बाद देंगे तो एक ट्रस्ट इशू तो होता ही है ना, क्या पता वो पैसा दे ना दे, बाद में पैसा लेके चला जाए तो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन मिस्टर ए ये नहीं चाहते कि उसका कस्टमर मिस्टर जेड जो है वो उनके हाथ से निकल जाए। ठीक है, क्योंकि कंपिटिटिव मार्केट है, अगर ये मना कर देंगे देने के लिए कोई और दे देगा। ठीक है, कोई और अगर बड़ा बिजनेसमैन है जिसके लिए 500 का लॉस उतना बड़ा लॉस नहीं है तो वो बोलेगा ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि बिजनेस जो है, कस्टमर को हमें क्रेडिट कैश, देखो कैश कस्टमर बहुत ही कम मिलते हैं, क्रेडिट कस्टमर ही ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और क्रेडिट है तभी तो अकाउंट्स है। अब क्रेडिट कस्टमर को भी तो खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर का बेस कैसे बनाएंगे? तो फिर मिस्टर ए बोल रहे ठीक है आप 3 मंथ्स बाद ही दे देना, मुझे कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन इसके बदले हम लोग एक लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है वो साइन करवाएंगे आपसे। ठीक है, जेड को मिस्टर ए बोल रहे हैं देखो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं। क्या बोला उन्होंने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये देखो इस सेल के अगेंस्ट में ये लोग क्या बनाएंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये देखो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ठीक है, कैसा होगा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने में? यहाँ पर एक स्टैंप लगेगा। ठीक है, ये एक लीगल पेपर होता है, जैसे अगर कभी रेंट में कोई तुम लोगों ने कभी स्टैम्प पेपर देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता। स्टैम्प पेपर जो है 10 रुपीज का होता है, 20 रुपीज का, 200 रुपीज का भी होता है। ठीक है, स्टैम्प पेपर का मतलब होता है कि एक लीगल पेपर होता है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को जो है रिटन डाउन किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को रिटन डाउन करना है तो ऑलवेज स्टैम्प पेपर में ही लिखना पड़ता है, बिना स्टैम्प पेपर के इसका वैलिडेशन नहीं होता है। गुड आफ्टरनून शुभंकर। तो ये देखो Okay, ये देखो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये देखने में कैसे होगा? ये बेसिकली एक स्टैम्प पेपर है। स्टैम्प पेपर में क्या लिखा जाएगा? तसल्ली के लिए मिस्टर जो मिस्टर ए जो है वो बोल रहे हैं देखो आप 3 मंथ्स बाद दे दोगे, लेकिन अगर मतलब ट्रस्ट इशू मेरा आ रहा है तो ठीक है एक काम करते, क्यों ना हम लोग इस पे एक जो है डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर रहेगा सेलर का एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली सेलर का एड्रेस रहता है। ठीक है, मैंने ADD लिख दिया। सेलर कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए का एड्रेस इधर रहेगा, इधर स्टैंप लग जाएगा एक। ठीक है, और क्या लिखा हुआ रहेगा? ऐसे लिखा हुआ रहेगा। 3 मंथ्स बाद है ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो 3 मंथ्स ऐसे लिखा हुआ रहता है नॉर्मली, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी ब्रैकेट में मिस्टर ए ऑन माई ऑर्डर the sum of rupees 500 only for the value received फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्सेप्टर का साइन होता है। एक्सेप्टर कौन होगा? मिस्टर जेड। मिस्टर जेड को इस बात का एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक डेट कॉलम होगा, डेट लिखना पड़ेगा कि इस तारीख को ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ। यहाँ पर एक सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, ये जस्ट हम एक सैंपल दिखा रहे हैं, ये लिखना तुम लोग के लिए नेसेसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टर जेड अपना सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर हो जाता है परचेसर का एड्रेस, टू परचेजर्स एड्रेस। ठीक है, टू परचेजर एड्रेस। इस तरीके से डॉक्यूमेंट देखने में होता है। जैसे तुम लोग कभी बचपन में अगर लेटर लिखना सीखे हो तो लेटर का भी ना अपना पैटर्न होता है कि इधर जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस कहाँ लिखे, जिसके पास जाएगा सेंडर का, रिसीवर का एड्रेस कहाँ लिखे, डेट कहाँ लिखे। और लेटर में भी ना वैराइटीज ऑफ लेटर होता था।
पर्सनल लेटर, एडिटोरियल लेटर, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में दिया जाता है ना, तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है। वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी अपना एक पैटर्न है जिस पैटर्न में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मिस्टर ए ने ये लिखवा दिया कि 3 months आफ्टर डेट, आफ्टर डेट का मतलब आएगा आगे हम बता देंगे, ठीक है, लॉ का लैंग्वेज है। 3 months बाद क्या करना है, पे करना है। किसको? मी मतलब मिस्टर ए बोल रहा है मुझे पे करना है ऑन माई ऑर्डर, मेरे ऑर्डर के हिसाब से द सम ऑफ 500 ओनली। कितना पैसा पे करना है? 500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसिप्ट। वैल्यू रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर कैलकुलेटर का प्राइस, ठीक है, जो आपने 500 के बदले मेरे से जो लिया है उसका पेमेंट आपको 3 months बाद कर देना है। ये लिख के साइन करवा लिया। अब इससे क्या हुआ, बाई चांस अगर मिस्टर जेड का जो है नियत बदल जाता है कि भाई हम नहीं देंगे पैसा, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेपर लेके मिस्टर ए जो है वो कोर्ट तक जा सकते हैं कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, मेरे से इतने का प्रोडक्ट लिया था, अब ये पैसा देने से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है, इसीलिए इसको लीगल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। गुड आफ्टरनून खुशी। गुड आफ्टरनून मैम। इसीलिए इसको देखो लीगल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। लीगल इंस्ट्रूमेंट बोलने का रीजन यही है। अच्छा, अब इससे मिस्टर ए को क्या क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है, ये जो हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, इससे बेनिफिट क्या हुआ। पहला बात है कि लिक्विडिटी फैक्टर रहा, ठीक है। क्यों रहा हम बताते हैं। लिक्विडिटी फैक्टर, लिक्विडिटी फैक्टर। दूसरा बात है कि कैश फ्लो इन द बिजनेस, एंड थर्ड है डज नॉट cause लॉकिंग ऑफ मनी। बताते हैं क्या है। देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे ये प्रूफ हो गया कि इन्होंने इनसे ये चीज परचेज किया, ये अगर पैसा नहीं देते हैं तो हम लोग कोर्ट तक जा सकते हैं। मतलब मिस्टर ए जो है कोर्ट तक जा सकते हैं कि भाई ये एक अनएथिकल पर्सन है, इन्होंने बोला था 3 months बाद पैसा दे देंगे, बट ये पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए देखो मिस्टर जेड को हम लोग इसके लिए मिस्टर ए कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। अगर पैसा दे दिया तो बात खत्म 3 months बाद। अब इसमें इन द मीन टाइम मिस्टर ए को मान लो पैसे का जरूरत है, लेकिन मिस्टर जेड ने तो बोला था 3 months बाद ही देंगे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम 3 months बाद देंगे। तो ये 3 months के बीच में अगर मिस्टर ए को पैसे का रिक्वायरमेंट है तो मिस्टर जेड को वो बोल नहीं सकते कि पैसा दो, ठीक है। वैसे कस्टमर है पूछ सकते कि भाई आपने तो बोला था 3 months बाद देंगे, क्या आपके पास अवेलेबिलिटी है अभी देने का, वो अलग बात है। लेकिन हम नॉर्मल रूल्स बता रहे हैं कि मिस्टर ए जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को लेके बैंक के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट को लेके बैंक के पास जा सकते हैं या किसी अदर पर्सन के पास जा सकते हैं, ठीक है। कोई अदर पर्सन जो ये डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो देखो अगर बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, बैंक के पास ही नॉर्मली बताते हैं, अदर पर्सन के पास भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग बैंक के पास ही जाते हैं। बैंक को ये डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। बैंक को ये डॉक्यूमेंट क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करके बैंक वाले को बोलेंगे, ये मिस्टर ए बैंक को बोलेगा कि देखो आप 500 मुझे अभी दे दो। बैंक वाले को मिस्टर ए क्या बोल रहा है, मिस्टर ए चला गया है बैंक के पास, ठीक है। तो बैंक के पास जाके बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट रख लो और मुझे 500 दे दो, ठीक है, और 3 months बाद जेड से 500 ले लेना। बैंक को बोला जा रहा है, लेकिन बैंक बोलेगा मेरा इसमें क्या बेनिफिट है। सोचो बैंक का क्या बेनिफिट है, बैंक दूसरे का लीगल डॉक्यूमेंट अपने पास जो है सेफ्टी मतलब सेफली रखेगा, और उसके बाद 3 months बाद बैंक को मिलेगा 500। तो इसमें बैंक का क्या काम है। देखो बैंक तो कोई मतलब एनजीओ नहीं है कि वो किसी को ऐसे ही हेल्प कर देगा, बैंक तो अपना कॉमर्शियल होता है, ठीक है। तो बैंक बोलेगा देखो हम ये काम करते हैं लेकिन बदले में लेते हैं कमीशन, ठीक है। बैंक बदले में क्या लेगा, बोलेगा ठीक है हम ये डॉक्यूमेंट रख लेंगे, 3 months बाद जेड से पैसा भी ले लेंगे। मतलब बैंक जबरदस्ती नहीं लेगा, जेड को देना पड़ेगा। अगर बाई चांस जेड पैसा नहीं देता है तो बैंक फिर मिस्टर ए को ही बोलेगा, ठीक है,
तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मिस्टर ए बोल रहा है ये डॉक्यूमेंट रख लो, ये डॉक्यूमेंट रख लो और कुछ पैसा काट के मुझे बाकी पैसा दे दो। मतलब आप ये डॉक्यूमेंट रखने का कमीशन ले लो मेरे पास से, आप ये डॉक्यूमेंट को रखने का कमीशन ले लो मेरे पास से। बैंक बोलेगा ठीक है मेरे पास ये रख दो डॉक्यूमेंट, और 500 की जगह हम आपको दे देते हैं 490 रुपीज। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जो है रेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो बैंक का इससे क्या हुआ, अर्निंग हुआ कितने रुपए का, 10 रुपीज का, ठीक है। बैंक ने 10 रुपीज का अर्निंग किया, कैसे, बैंक ने डॉक्यूमेंट रख के 490 रुपीज दे दिया, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट तो 500 रुपए का था। अब मिस्टर जेड जब 3 मंथ्स बाद पैसा देगा तो वो बैंक को देगा। अच्छा, उसे कैसे पता चलेगा कि ए को नहीं देके बैंक को देना है, क्योंकि ए उसे बता देगा कि पैसा बैंक को दे देना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला है ना, देखो कैसे लिखना पड़ता है, ऑन माई ऑर्डर, मतलब मिस्टर ए बोल रहा है हम जिसको ऑर्डर देंगे पे करने के लिए उसको कर दो या फिर मुझे कर दो, ठीक है। जैसा मिस्टर ए बोलेगा वैसे ही मिस्टर जेड को पेमेंट करना पड़ेगा। तो मिस्टर जेड को मिस्टर ए बोल देंगे कि पेमेंट मुझे नहीं बैंक में कर दो, ठीक है। तो बैंक वाले को कितना मिल जाएगा, 3 मंथ्स बाद 500। तो बैंक का हो गया 10 रुपीज का अर्निंग, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्काउंट से बैंक का अर्निंग होना। तो बैंक का अर्निंग कैसे होता है, ये अगर तुम लोग को लगता है तो देखो, इंटरेस्ट से तो होता ही है, लोन देने से। और ये वाला एक मैंने बताया कि बैंक अपना अर्निंग इस तरीके से करता है, अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सबमिट करता है तो बैंक क्या कर सकता है, उसके बदले कुछ अपना कमीशन काट लेता है उस बिल को रखने के लिए और पैसा दे देता है, ठीक है। अब मिस्टर ए को तुम लोग सोचोगे कि उनको तो 10 रुपए का लॉस हो गया, हाँ ठीक है लॉस हुआ है, लेकिन सोचो उनको अगर आज ही 490 मिल जाएगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करके वो बिजनेस को आगे और भी बढ़ा सकते हैं। अब वो 10 रुपीज का लॉस बियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो उनके फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि मुझे 10 रुपीज का लॉस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कर सकते हैं, भाई कोई मुझे दिक्कत नहीं, मुझे 3 महीने बाद 500 रुपए मिलता, मुझे आज ही मिल गया, मैंने आज ही ये डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कर दिया, मुझे आज ही 490 मिल गया, मुझे कोई इश्यूज नहीं है, हम इसी पैसे को लगा के 3 महीने में बिजनेस को और डेवलप कर लेंगे, ठीक है। अब इनको वो लॉस करना है नहीं करना है वो तो मिस्टर ए पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। अब इससे देखो बेनिफिट क्या हुआ, मिस्टर ए का लिक्विडिटी फैक्टर हैम्पर नहीं हुआ। अगर 3 मंथ्स बाद मिस्टर जेड को 500 रुपए मिलता, इससे अच्छा हुआ आज ही 490 मिल गया, ठीक है। मतलब उनका पैसा लॉक भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं तो कभी भी बैंक में जाके उसको जो है उससे पैसा ले सकते हैं, हाँ थोड़ा हमें कम मिलेगा जरूर, लेकिन हमारे पास लिक्विडिटी तो रहेगा, मतलब हमारे पास कैश तो रहेगा। देखो अगर ये 490 में मिल जाता है तो ये बिजनेस में इस पैसे को रोल आउट करके और भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमा सकते हैं, और बिजनेस में कैश फ्लो भी रहेगा। क्योंकि तुम लोग अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचोगे ना तो बिजनेस में कैश होना काफी जरूरी है, ठीक है। तो कोई अगर कैश सेल होता है ना तो बिजनेसमैन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बिजनेस को अच्छा लगता है कैश सेल होने, क्रेडिट में बहुत मुश्किल है, क्यों, क्रेडिट जितना सेल करेगा वो प्रोडक्ट कैसे, जिनका स्पेशली प्रोडक्ट बिजनेस है, ठीक है। प्रोडक्ट बिजनेस में प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक हम लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे सेल कैसे करेंगे, और सभी कस्टमर अगर मेरे से क्रेडिट ही मांगता जाएगा तो हम कहाँ से प्रोडक्ट लेके आएंगे, क्योंकि मुझे भी तो आगे क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है, मिस्टर ए भी तो किसी ना किसी से खरीदता होगा कैलकुलेटर, तभी तो वो बेचता होगा। तो सेम देखो सर्विस सेक्टर में भी होता है, अगर ज्यादा क्रेडिट हो जाए सर्विस सेक्टर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है इन्वेस्ट, जैसे देखो डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ठीक है, तो इनका मेहनत जो है ये काफी ज्यादा होता है। तो अगर मेहनत करके कुछ नहीं मिलेगा तो भी तो मुश्किल है, डॉक्टर खाली चेकअप ही करते जाएंगे, अब उनको भी तो अपना फैमिली चलाने के लिए पैसे का जरूरत है, टीचर को भी जरूरत है, लॉयर को भी जरूरत है, तो वैसे ही तो यहाँ पर लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी होता है बिजनेस में। तो देखो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें लिक्विडिटी भी देगा। अगर हमें बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत है हम लोग बैंक में जाके इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को बैंक में जाके सबमिट करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट मतलब देखो बैंक का अपना रेट रहेगा, बैंक बोलेगा 500 के बदले 490 देंगे, कितना देगा वो बैंक ही डिसाइड करेगा, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब इस केस में देखो ये जो बिल्स ड्रॉ हुआ इसके हिसाब से कुछ टर्म्स तुम लोग को सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 पार्टी था, एक था मिस्टर ए जो कि सेलर था और एक था मिस्टर जेड, ठीक है, जो कि परचेजर था। देखो मैंने जो एग्जांपल, ये दोनों हमारा केस नहीं है, हमारा केस ऐसा है जहां पर कस्टमर लॉन्ग टाइम के लिए हम लोगों से जो है मतलब क्रेडिट मांग रहा है, हम लोग उस पर बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिस्टर ए जो है इनको हम लोग बोलेंगे सेलर, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर जेड, ये कौन है सेलर,
सेलर का मतलब हु सेल्स, ये तो पता ही है तुम लोग को, जो बेचते हैं। बायर, बायर का मतलब क्या होता है? हु परचेज। तो मेरे एग्जांपल में ये परचेजर है, ये सेलर है। अच्छा, अब इन्होंने किया है बिल्स ड्रॉ, इनको बोलते हैं ड्रॉयर, ठीक है, ये नाम याद रखो। सेलर बायर तो तुम लोग को पता है। ड्रॉयर, ड्रॉयर का मतलब हु ड्रॉज द बिल, ठीक है, जो बिल ड्रॉ करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्रॉयर। अच्छा, और होते हैं ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब हो गया जिन पे बिल ड्रॉ होता है, जिन पे बिल ड्रॉ होता है। तो हु एक्सेप्ट, इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हु एक्सेप्ट द बिल, ठीक है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कैसे करते हैं? सिग्नेचर करके, ये देखो साइन करके, यहाँ पर साइन करना पड़ेगा कि भाई ये बात हम मानते हैं कि मैंने बोला है 3 मंथ्स बाद हम ये पैसा दे देंगे, ये साइन करना होता है। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो पूरा पूरा उस पर लीगल कार्रवाई करने का जो राइट्स है वो सेलर को होता है, ठीक है। हु एक्सेप्ट द बिल, उनको बोलते हैं ड्रॉयर, ठीक है। अच्छा, इनका और एक नाम भी होता है, देखो इन ये ये मिस्टर जेट जो है वो बिल को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है एक्सेप्टर, ठीक है, वो बिल को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है एक्सेप्टर। गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून मैम। तो इनको बोलते हैं देखो एक्सेप्टर, हु एक्सेप्ट द बिल, ठीक है। अच्छा, इसको इसको ऐसे लिख दो, दोनों लैंग्वेज एक ही हो गया, बात तो एक ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। ड्रॉई का मतलब ऐसे लिखो, ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है। और जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉयर, जिस पे ड्रॉ होता है वो ड्रॉई, जो एक्सेप्ट करता है बिल को एक्सेप्टर, और जो बिल को ड्रॉ करता है उसको और एक नाम भी बोला जाता है एक्सेप्टी, ठीक है, एक्सेप्टी। इसको लिखो हु ड्रॉज द बिल, ठीक है, जो बिल ड्रॉ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली सेलर ही ड्रॉ करेगा क्योंकि उसी को पैसा मिलने वाला है उसका प्रोडक्ट के अगेंस्ट में। ड्रॉयर जो है वो भी हम लोग का जो है, ड्रॉयर मतलब जो बिल ड्रॉ करेगा, एक्सेप्टी मतलब जो बिल ड्रॉ करेगा। और एक नाम लिखते हैं पेयर और पे। पेयर मतलब जिसको पेमेंट करना है, ठीक है, और जिसको पेमेंट मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं पे। हु रिसीव, ठीक है, जो पैसे रिसीव करेगा, जो पैसा रिसीव करेगा वो हो जाता है पे। पेयर मतलब यहाँ पर हु पेज, ठीक है, जो पैसा पेमेंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पेयर। तो देखो मैंने जो अभी तुम लोग को इतना स्टोरी बताया एग्जांपल, वहां पर मिस्टर जेट जो है उन्होंने कैलकुलेटर परचेस किया था, उनपे एक बिल ड्रॉ हुआ था इसीलिए वो ड्रॉई कहलाए। उन्होंने उस बिल को एक्सेप्ट किया था इसीलिए उनको एक्सेप्टर बोला गया। फ्यूचर में उनको 3 मंथ्स बाद वो पैसा जमा कर देना है तो उनको हम लोग बोलेंगे हु इज द मतलब मिस्टर जेट जो है ऐसे है जिनको पे करना है, हु इज द पेयर, ठीक है। और ए का कौन हो गया? ए सेलर है क्योंकि वो उन्होंने सेल किया। वो ड्रॉयर है क्योंकि उन्होंने बिल ड्रॉ किया। वो एक्सेप्टी है, ठीक है, मतलब उन्होंने बिल एक्सेप्ट करवाया। और पे मतलब फ्यूचर में उनको जो है पैसा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो बिल का मतलब तो समझ में आया कि हम लोग अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं क्यों करते हैं और उसका बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो कुछ जैसे कि देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो हमेशा ये रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग कभी लॉ में भी पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो वहां पर तुम लोग को ये सारे पॉइंट्स वैसे भी पढ़ने पड़ेंगे। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स क्या है? वो रिटर्न होना चाहिए। क्यों बोलो? रिटर्न नहीं होगा तो उसका कोई भी, देखो अगर मिस्टर ए और मिस्टर जेड में ओरली बात हो गया, हाँ हाँ हम 3 महीने बाद दे देंगे, लेकिन ऐसे इंसान आज की दुनिया में बहुत कम होते हैं जो अपना बात रखते हैं, ठीक है, कि हाँ हम ये वाला जो बोले हैं प्रॉमिस जो किए हैं वो हम प्रॉमिस जो है पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रिटर्न वाला ये इतना लीगल कार्रवाई क्यों होता है? क्योंकि लोग जो है आजकल सच कम झूठ ज्यादा बोल लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए लीगल लीगल देखो, क्योंकि कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा ओरली क्या बात हुआ था उसका प्रूफ क्या है। कोई बोलेगा मैंने ऐसे बोला था, वो बोलेगा मैंने ऐसे बोला था। लिखा हुआ है क्या? दिखाओ क्या लिखा हुआ था और उसमें आपने साइन किया है कि नहीं, तो ये देखो, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट होता है ना उसमें रिटन डॉक्यूमेंट ज्यादा वैलिड माना जाता है। जैसे मान लो
किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये ऑलवेज जो है राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी डेटेड, ये जो डेट है ना ये भी काफी जो है इंपॉर्टेंट है, डेट होना चाहिए कि किस दिन हुआ था, तभी तो 90 डेज कैलकुलेट कर पाएंगे कि हाँ कितने दिन बाद हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है सर्टेन अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सम ऑफ मनी मोर देन 500 ऐसा नहीं लिख सकते, या लेस देन 500, या फिर अमाउंट फ्रॉम 500 to 1000, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी अनसर्टेन अमाउंट हम लोग नहीं लिख सकते, जितना अमाउंट है एग्जैक्ट उतना ही हमें यहाँ दिखाना है, जितना हमें लेना है। अगर मुझे कस्टमर को कम मतलब मान लो हम 3 मंथ्स का क्रेडिट दे रहे तो हम बोलेंगे 500 नहीं, मुझे 550 रुपए दे देना, तो मुझे वही लिखना पड़ेगा। बाद में हम बोलेंगे कि 50 एक्स्ट्रा लेंगे, नहीं चलेगा, मुझे जो अमाउंट जो चाहिए वो मुझे सर्टेनली लिखना पड़ेगा। ये 500 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि मोर देन 500, मोर देन 500 मतलब तो कुछ भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मोर देन 500 या फिर लेस देन 500 या कुछ और, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, हमें एक सर्टेन सम ऑफ मनी जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रॉमिस टू पे होगा ना, प्रॉमिस, क्योंकि मिस्टर जेट को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। अब अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल का मतलब होता है, देखो मिस्टर जेट बोल रहे हैं कि मैंने कैलकुलेटर यूज किया, बेकार कैलकुलेटर है, हम आपको पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी कंडीशन या प्रोविजंस नहीं है, आपने चीज को परचेज किया, देख के परचेज किया, अब आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, आपने यहाँ साइन किया हुआ है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो मुझे कैलकुलेटर से कुछ बेनिफिट नहीं मिला, हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर किसी ने खराब चीज बेच दिया है तो उसका अलग प्रोविजन है, आप जाओ उसके लिए कंज्यूमर फोरम है, वहां पर जाके बोलो कि मुझे गलत चीज बेचा गया है, वो बात अलग है। लेकिन आप पैसा नहीं देने के चक्कर में मिस्टर ए को बदनाम करोगे, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो है पेमेंट अनकंडीशनल पेमेंट है, सिर्फ इसी बात का पेमेंट है कि आपने परचेज किया, मैंने सेल किया, इसी बात के लिए पेमेंट है, अनकंडीशनल पेमेंट है, कोई कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगा, ना तो मिस्टर ए के तरफ से ना तो मिस्टर जेड के तरफ से, कोई बाद में कोई कंडीशन नहीं लगा सकता है, जो यहाँ लिखा हुआ है इसी बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज देखो, यहाँ पर जो पैसा पे किया जाएगा वो किसको पे किया जाएगा, जो जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखो मैंने एग्जांपल में दिखाया, मिस्टर ए का नाम लिखा हुआ है तो मिस्टर ए को पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर मिस्टर ए ने बोला है ऑन माय ऑर्डर, या मेरे ऑर्डर में हम जिसको बोलेंगे उसको पे कर दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेलर है उसको पे करना पड़ सकता है, या सेलर ने किसी और को पे करने का ऑर्डर दिया तो उसको पे कर सकते हैं, या फिर बियरर, बियरर का मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पास है उसी को पेमेंट मिलता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे बियरर क्या होता है, जैसे तुम लोग अगर करेंसी देखोगे, ठीक है, हमारा जो भी करेंसी है, तुम लोग के पास 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, निकाल के देखो, वहां पर कोई नाम थोड़ी ना लिखा हुआ रहता है कि तुम लोगों के मेरे पास नोट है तो मेरा नाम लिखा हुआ रहेगा, तुम लोग के पास जो नोट है उसमें तुम लोग का नाम लिखा हुआ रहेगा, नहीं, वो लिखा हुआ रहता है बियरर। बियरर मतलब जिसके पास ये नोट है, ये नोट उसी का है। मान लो उस 10 रुपए से तुम लोगों ने एक चॉकलेट खरीद लिया, ठीक है, और पैसा दे दिया, तो अब वो 10 रुपए का नोट तुम लोग का नहीं है, उस जिसके पास ये चॉकलेट खरीदा उसका हो गया, अब उसने आगे जाके कुछ और खरीद लिया, तो जिसके पास वो नोट है वो नोट उसी का होता है, लेकिन नोट में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है। सेम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी जो है ना वो बियरर की तरह काम करता है, मतलब जिसके पास जाएगा उसका हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो मिस्टर ए ने बैंक को दे दिया, तो ये अभी बियरर कौन है, इसका बैंक है। तो अगर मिस्टर ए ऐसे लिखवा ले कि माई ऑर्डर टू पे समवन, तो फिर वो क्या होगा, मिस्टर ए जिसको इंस्ट्रक्ट करेंगे उसी को मिस्टर जेड जो है पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो है स्टैंप जरूर लगाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली स्टैंप होगा तभी जो है ये वैलिड होता है, ठीक है। और पेमेंट जो है वो लीगल करेंसी में होना चाहिए। लीगल करेंसी मतलब अब ये बोलेंगे हम किसी और करेंसी में पे करेंगे, नहीं, अगर इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है तो इंडियन करेंसी में ही पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज जो है हमें जरूर फॉलो करना पड़ता है जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न होगा, उसमें डेट होगा, उसमें प्रॉपर स्टैंप होगा, उसमें प्रॉपर अमाउंट लिखा हुआ रहेगा, कोई भी कंडीशन नहीं होगा पे करने का, ठीक है। और जिनको पे करना है उनका नाम या फिर बियरर का नाम जो है दिया हुआ रह सकता है कि बियरर जो होगा उसी को पे कर देना है, और जो है यहाँ पर लीगल करेंसी में पेमेंट कंप्लीशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो बिल का फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, ये तो मैंने नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताया, एक फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होता है। वो क्या होता है देखो हम बता देते हैं, सिर्फ ये जो है थियोरिटिकली काम आएगा, इस पे हमें कुछ मतलब क्वेश्चन नहीं आता है। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
ठीक है। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जैसे देखो अगर हम लोग का ड्रॉयर, ड्रॉई या पे, ये तीनों पार्टी में से कोई भी एक अगर फॉरेन से बिलोंग करेगा, आउट ऑफ इंडिया का होगा, तो उस बिल को हम लोग फॉरेन बिल मानेंगे। हम समझा देते हैं और एक बार लिख लो। इफ एनी वन फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, then it becomes foreign bills of exchange। ठीक है। अगर ड्रॉयर, ड्रॉयर मतलब जिन्होंने बिल ड्रॉ किया होगा, ड्रॉई मतलब जिन पे बिल ड्रॉ हुआ होगा, तो पे, अभी तो मैंने बोला कि पे और ड्रॉई एक ही होता है। हाँ, पे और ड्रॉई एक ही होता है, ये सॉरी, पे और ड्रॉयर एक ही होता है, लेकिन पे और ड्रॉयर अलग भी हो सकता है। कैसे, जैसे देखो बिल ड्रॉ किया था मिस्टर ए ने, लेकिन मिस्टर ए ने वो बिल बैंक को दे दिया, तो मिस्टर जेड अब ये पेमेंट किसको करने वाला है, बैंक को करने वाला है। तो देखो पेयर तो मिस्टर जेड ही है, लेकिन पेई कौन बन गया, बैंक बन गया। तो हमेशा पेई और ड्रॉयर सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर मिस्टर ए ने अपना बिल जो है बैंक को दे दिया है रखने के लिए, ऐसा किया जाता है जैसे कि मैंने अभी तुम लोग को समझाया, तो उस केस में देखो पेई कौन बन गया, बैंक बन गया। ठीक है। तो और अगर मिस्टर ए बैंक में नहीं देते ये डॉक्यूमेंट को, ठीक है, और इनको पैसे का जल्दी नहीं रहता और 3 मंथ्स ये वेट कर लेते या 90 डेज जो भी है वो वेट कर लेते और मिस्टर जेड से डायरेक्ट पैसा लेते, तो फिर वो खुद ही पेई हो जाते। तो पेई जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है। जो पैसा रिसीव करेगा वो पर्सन चेंज हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि जो ड्रॉयर है वही रहेगा पे। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने देखो एक तुम लोग को बताया कि बैंक वाला केस, और ये देखो पेई वाला और एक केस बताते हैं जिसमें हमें सीखना पड़ेगा एंडोर्समेंट। ठीक है। एंडोर्समेंट समझो, बिल्स एंडोर्स्ड ये क्या होता है, बिल्स एंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है। बिल्स एंडोर्स्ड का मतलब जैसे कि देखो मान लो ये है मिस्टर ए, वही कैलकुलेटर वाला एग्जांपल। ठीक है। ये है मिस्टर जेड, ये है मिस्टर जेड। ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को सेल कर दिया है 500 का चीज। ठीक है। कैलकुलेटर 500 का था, तो मिस्टर जेड को पेमेंट करना पड़ेगा मिस्टर ए को। ठीक है। तो मिस्टर जेड ने क्योंकि टाइम मांग लिया, तो मिस्टर ए ने क्या किया, इन पे बिल्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो बिल्स ड्रॉ कर दिया और इन्होंने वो साइन करके इनको लौटा दिया। एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल इनके पास है। ठीक है। और इनके पास जो है, इनके पास जो है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बिल्स पेबल। ये नाम इनका सर पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बिल्स पेबल। ठीक है। इनके पास होता है बिल्स रिसीवेबल, इनके पास जो है बिल्स पेबल। नॉर्मल सा बात है, इनको बिल से पैसा आने वाला है तो बिल्स रिसीवेबल, इनको बिल्स, बिल के ऊपर पेमेंट करना है तो ये बिल्स पेबल। ठीक है। अच्छा, अब देखो मिस्टर ए को पता है कि 3 मंथ्स बाद मुझे 500 मिलेगा। ठीक है। लेकिन मिस्टर ए का ना एक क्रेडिटर है, मिस्टर ए का एक क्रेडिटर है जिसका नाम है मिस्टर आर। ठीक है। मिस्टर आर, मिस्टर आर कौन है, मिस्टर आर जो है क्रेडिटर ऑफ मिस्टर ए। ठीक है। क्रेडिटर मतलब क्रेडिट में कुछ लिया था, कितने का क्रेडिटर है, ₹500 का ही है मानो। ठीक है। तो मिस्टर ए क्या बोल रहे हैं मिस्टर जेड को कि मैंने मेरा बिल ना इनको दे दिया, मैंने मेरा बिल इनको दे दिया। ये कौन है, मिस्टर आर है। मुझे मिस्टर आर को देना था 500, हम 500 रुपीज नहीं देके इनको मेरा बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं, मेरा बिल्स रिसीवेबल हम इनको दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आप 3 मंथ्स बाद 500 मुझे दोगे। हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप मुझे नहीं देके मिस्टर आर को दे देना, आप मुझे नहीं देके मिस्टर आर को दे देना। ऐसा वो लिखवा सकते हैं अपने बिल्स में। देखो मैंने यहाँ लिखवाया था ना, ये देखो, पे टू मी ऑन माई ऑर्डर, या फिर मेरे ऑर्डर में, और माई ऑर्डर। तो हम ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरा ये पेमेंट मुझे नहीं करके मिस्टर आर को कर दो, क्योंकि मैंने अपना बिल्स रिसीवेबल इनको दे दिया। तो बिल्स रिसीवेबल इनके पास से हटके इनके पास आ गया। ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो एंडोर्सर कौन है, एंडोर्समेंट में 2 पार्टी होता है, ये हो गया एंडोर्सर। एंडोर्सर, एंडोर्सर का मतलब होता है हु एंडोर्स्ड। ठीक है। एंडोर्सर का मतलब होता है हु एंडोर्स्ड, जो एंडोर्स करता है। और मिस्टर आर कौन हो गया, एंडोर्सी। ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोर्सी। एंडोर्सी का मतलब
टू whom bills endorsed, जिसको बिल दिया जा रहा है, ठीक है, वो हो गया एंडोर्सी, और ये हो गया एंडोर्सर। ये एंडोर्स कर रहे हैं मतलब हैंड ओवर कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं। जो रिसीव कर रहे हैं वो हो जाते हैं एंडोर्सी, और जो दे रहा है उसे बोलते हैं एंडोर्सर। अब मल्टीपल एंडोर्समेंट हो सकता है। अब मान लो मिस्टर आर का एक क्रेडिटर है मिस्टर एस, मान लो मिस्टर आर का भी एक क्रेडिटर है मिस्टर एस। मिस्टर एस कौन है? 500 रुपीज का ही है, मान लो क्रेडिटर ऑफ मिस्टर आर, ठीक है। तो मिस्टर आर अपने पास से बिल्स रिसीवेबल उठा के इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, मिस्टर जेड जो है उनको तो ये तो पेयर ही रहे, लेकिन पहले पेई कौन था? मिस्टर ए। अब पेई कौन हुआ? मिस्टर आर। अब पेई कौन हो गया? मिस्टर एस, ठीक है। तो मिस्टर आर इनको इंस्ट्रक्शन देंगे, मुझे नहीं देके मिस्टर एस को दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल एंडोर्समेंट हो सकता है, ठीक है। तो जब मल्टीपल एंडोर्समेंट हो जाता है तब जो है ड्रॉयर जो है वो पेई नहीं भी रह सकता है। जो ड्रॉयर है वो पेई नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मिस्टर ए को पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी क्रेडिटर को सेटल कर दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज देके। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं ना, चेक में पेमेंट होता है, फिर उस चेक को ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं तो हमारे पास पैसा आ जाता है। सेम तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें पैसा मिलेगा, जितने दिन बाद मिलेगा वो लिखा हुआ रहता है। मिस्टर आर को लेना है नहीं लेना है वो तो इन दोनों के बीच का मैटर है, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्ट करते हैं तो कर सकते हैं। तो ये देखो, क्या 500 से 500 का सेटलमेंट होता है? ऐसा ही कोई रूल्स है? नहीं, देखो ऐसा बात नहीं। मान लो मिस्टर ए को मिस्टर आर को जो है 1500 देना है, तो 500 का जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एडजस्ट कर लिया, 1000 बाद में देगा, या फिर जो है कैश में देगा, या फिर चेक में देगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो है एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ये हो गया देखो मल्टीपल एंडोर्समेंट का बात, ठीक है, मल्टीपल एंडोर्समेंट हो गया। तो इस तरीके से जब मल्टीपल एंडोर्समेंट होगा तब लेकिन पेई का कंसेप्ट बदल जाता है। पेयर तो वही रहेगा, पेयर तो वही रहेगा। पेमेंट तो देखो जेड को ही करना है, जेड को लगा था ए को करेंगे, उससे परचेज किया, ए ने बता दिया मुझे मत करना, आर को कर देना, फिर आर ने बताया मुझे भी मत करो, एस को कर दो, तो वो एस को कर देंगे, लेकिन देना तो इन्हीं को है, ठीक है। तो पेयर जो है वो तो नॉर्मली जो ड्रॉई है वही पेयर रहता है, ठीक है। क्या ये अपना बीपी किसी को एंडोर्स कर सकता है? हाँ कर सकता है, ये भी अपने सेटलमेंट में किसी को चाहे तो एंडोर्स कर सकता है, लेकिन लाइबिलिटी कौन लेगा वो देखने वाला बात है, ठीक है। कभी कभी जो है सेटलमेंट होता है डेटर क्रेडिटर के अंदर, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। अच्छा, अब देखो ये आई थिंक एंडोर्समेंट का बात समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो, टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल, कितने दिन का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है? क्या हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 साल 5 साल के लिए ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे मान लो किसी ने मेरे से बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद लिया और बोल रहा है 1 साल बाद ये सारे चीजों का पेमेंट कर देंगे। नहीं, तब तो लोन ले लो, लोन ले लो, ईएमआई कर लो, ठीक है, तब नहीं होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक जो है लिमिटेशन है, मैक्सिमम 90 डेज या 3 मंथ्स का क्रेडिट मांगने पे ही बिल्स ड्रॉ होता है, उससे ज्यादा होने पे बिल्स का कोई वैलिडेशन नहीं है। तो ठीक है, ये देखो, ड्यूरेशन मैक्सिमम 90 डेज और 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का मैक्सिमम, 3 मंथ्स या 90 डेज का अगर कोई क्रेडिट मांगता है तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है, अदरवाइज कोई बेवकूफ नहीं है करेगा। वो क्या करेगा, वो फिर बोलेगा फिर आप ईएमआई कर लो, ठीक है। तो यहां पर देखो, नेक्स्ट एक्सपायरी, एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल, ये पढ़ेंगे। ये क्या होता है देखो, द डेट on which the term of bill expired, ठीक है। जिस दिन टर्म ऑफ बिल एक्सपायर्ड होगा उस डेट को बोलते हैं एक्सपायरी और ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ बिल, एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल, मतलब जिस दिन हम लोग का बिल का डेट जो है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि घर पे कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर किया जाता है, तो वहां पर भी देखोगे ड्यू डेट होता है कि भाई इतने तारीख के अंदर आपको पे कर देना है। उसके बाद अगर आप पे नहीं करते हो तो फिर आपका पेनल्टी लग जाता है, ठीक है, डिले करने से पेनल्टी। अगर मान लो कुछ ईएमआई में परचेस कर रखे हो, ईएमआई नहीं भरने से, ठीक है, तो उसमें हमें नोटिस दिया जाता है कि आप नहीं भर रहे हो, तो उसके बाद जब आप भरोगे तो उसमें आपका पेनल्टी लग जाएगा। तो ऐसे ही एक्सपायरी डेट या ड्यू डेट ऑफ बिल का मतलब है
लास्ट डेट जिस दिन पेमेंट करना था, ठीक है, वही होता है एक्सपायर्ड डेट। ठीक है, अब चलो कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि एक्सपायरी डेट कैसे कैलकुलेट होता है। ड्रॉ डेट, टर्म और एक्सपायरी और ड्यू डेट। सोचो कि हम लोगों ने 1/4/2021 में बिल ड्रॉ किया था। एक बिल ड्रॉ किया था 25 मार्च में, ठीक है। एक बिल ड्रॉ किया था 31 दिसंबर में। एक बिल ड्रॉ किया था 31 जैन में। एक बिल ड्रॉ किया था 28 फेब में। एक बिल ड्रॉ किया था 30 जैन में, ठीक है। अच्छा, टर्म मतलब कितने दिन का, टर्म मतलब कितने दिन का ये बिल था। मान लो ये था 2 मंथ्स का, हम सब मंथ ही दे रहे हैं। फिर ये 3 मंथ्स का, फिर ये 2 मंथ्स का, फिर ये 3 मंथ, ये 2 मंथ और ये 2 मंथ, ठीक है। अच्छा, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपायरी डेट और ड्यू डेट, ठीक है। तो अगर मैं किसी ने बिल ड्रॉ किया है किसी पे 1 अप्रैल का और 2 मंथ्स का टर्म था, मतलब 2 महीने बाद पेमेंट करना था, तो एक्सपायरी डेट कौन सा होगा, मतलब कौन सा डेट आएगा जिस डेट पे हमें बिल का पेमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम पहला एक बता देते हैं। अगर हमें टर्म्स मंथ में दिया हुआ है, जो कि मैंने लिखा है, डेज में भी आएगा, उसका कैलकुलेशन अलग होता है। हम पहले मंथ वाला सिखा रहे हैं। अगर हम लोग का टर्म्स जो है मंथ में है, तो मुझे टर्म्स को कैसे लिखना है, मंथ टू मंथ, मंथ का डेट टू डेट लिखना है। मतलब ये देखो, 1 अप्रैल के बाद आता है 1 मई, ठीक है। 1 मई के बाद आता है 1 जून। तो ये देखो, यहां से यहाँ 1 मंथ और यहां से यहाँ 1 मंथ, ठीक है। तो जो एक्सपायरी डेट है वो हो जाएगा मेरा 1 जून 2021। तो जब भी हमें मंथली टर्म देखना है तो डेट टू डेट होगा। तो 1 तारीख से है तो यहाँ भी 1 तारीख होगा। तो यहाँ 4 मंथ्स है तो यहाँ अगर 2 मंथ्स ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 6, मतलब 1 जून को पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है। ध्यान रखो, डेट टू डेट होगा, लेकिन ऑलवेज डेट टू डेट होगा भी नहीं, वो भी हम बताते हैं। जैसे देखो, ये है 25 मार्च, तो मुझे बोलो 25 मार्च से 3 मंथ्स कौन सा डेट आएगा। अगर मेरा ये वाला समझ में आया तो बोलो कौन सा डेट आएगा। बोलो, 3 मंथ्स है तो ये 3 मंथ्स है तो 25 मार्च से लेके कहां तक जाएंगे, 25 अप्रैल, फिर 25 अप्रैल से लेके 25 मई, 25 मई से लेके 25 जून, हो गया 3 मंथ्स। तो कौन सा डेट आएगा, 25 जून। चलो एक और बता दिया, नेक्स्ट वाला तुम लोग बताओ, ठीक है। देखो, डेट टू डेट जाना है, यहाँ भी 25 तारीख, यहाँ भी 25 ही होगा। ये 1 महीना, ये 1 महीना, ये 1 महीना, टोटल 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से ये वाला बोलो, 31 दिसंबर से लेके 2 मंथ्स, बोलो कौन सा डेट आएगा। 31 दिसंबर से लेके 2 मंथ्स, बोलो कौन सा डेट आएगा। बोलो, 31 दिसंबर से लेके 2 मंथ्स कौन सा डेट आएगा। मैम फेब्रुआरी। हाँ, फेब का डेट बोलो, डेटটা बोलो, ফেব্রুয়ারি কত তারিখ। 31 ফেব্রুয়ারি। हाँ देखो, फेब्रुआरी तो 31 नहीं होगा ना, কোনটা হবে বলো। 28 फरवरी। 28 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ये लीप ईयर नहीं है ना, 2021 लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर 29 तो होगा नहीं। अगर लीप ईयर होता तो 29 होता। देखो, नॉर्मली मेरा क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर से 31 जैन, क्योंकि जैन का 31 होता है, फिर 31 जैन से लेके 31 फेब। बट 31 फेब तो होता नहीं है, तो फिर फेब का क्या होगा, या तो 28 होगा या तो 29 होगा। अब 29 होगा कि नहीं डिपेंड करता है ये लीप ईयर है कि नहीं। क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो मैंने 28 लिखा। अगर ये लीप ईयर होता तो फिर तुम लोग 29 लिख देना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। डेट टू डेट का मतलब, डेट टू डेट तो जरूर देखेंगे, लेकिन ये भी देखना है कि उस मंथ में उतना डेट कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेम तरीके से तुम लोग मुझे ये 3 मंथ्स 31 वाला बताओ, ये वाला कौन सा हो। 30 अप्रैल। हाँ, 30 अप्रैल होगा, ठीक है, ये वाला।
30th ऑफ अप्रैल होगा। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करके देखो, 30th ऑफ अप्रैल ही आ रहा है। देखो हम दिखाते हैं, ये देखो 31st ऑफ जैन से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 31st ऑफ जैन से 31st ऑफ फेब, लेकिन फिर से वही देखो फेब का 31st नहीं होता है, तो 28th ऑफ फेब। ठीक है, फिर यहाँ पर 28th ऑफ फेब से कहाँ तक जाएंगे, 31st ऑफ फेब के बाद आता है मार्च, क्योंकि मार्च 31st का होता है तो 31st लिखेंगे। ये तो हमारा मजबूरी है ना, हम लोग लिख नहीं सकते इसको 30 या 31, ये सब तो लिख नहीं सकते, ये 1 मंथ ही माना जाएगा, इसको भी 1 मंथ मानेंगे। फिर 31st ऑफ मार्च से अब 31st ऑफ अप्रैल मत लिख दो, क्यों, क्योंकि अप्रैल का 31st नहीं होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है। ठीक है, तो जिस मंथ में जितना डेज कैरी करेगा उतना ही लेना है, लेकिन हमें डेट टू डेट लेना है, तो 31 से 31 होना चाहिए, लेकिन अब 31 है ही नहीं उस मंथ में, तो हम लोग कैसे 31 ले, तो जितना है उतना ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का ये वाला 3 मंथ्स वाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद वाला बताओ, ये नेक्स्ट वाला 28th ऑफ फेब रखा है मैंने, बोलो ये वाला कैसे होगा, बोलो 28th। मैम 30th फरवरी, द 30th अप्रैल 30 अप्रैल হবে, 28th होगा, 28th अप्रैल होगा, हमें तो डेट टू डेट लेना है ना। ম্যাম মানে মান্থটা তো 1 মাসই তো, মানে 1 মাসই তো ধরা হবে না এটা? হ্যাঁ, তো 1 মাসই তো ধরছি, তো 28 তারিখ থেকে 28 তারিখই তো 1 মাস হবে না। ও আচ্ছা ঠিক আছে। 28 থেকে 28 1 মাস। हाँ देखो 28 से 28 ही होगा ना, हमें डेट टू डेट लेना है, जहां डेट नहीं बन रहा है वहां हमें कम बेसी लेना पड़ रहा है ना। ये देखो 28 ऑफ फेब से कहां तक जाएगा, पहले ये बोलो 28 ऑफ, यहां से कहां तक जाएगा पहला मंथ कवर करने के लिए, मार्च। फिर 28 ऑफ मार्च से 28 ऑफ अप्रैल हो गया, 1 मंथ 1 मंथ। क्योंकि यहाँ तो मेरा 28 कवर कर रहा है, तो हम क्यों 30 में जाएं, ऐसा नहीं करना है, हमें डेट टू डेट लेना है। कहाँ डेट टू डेट नहीं ले पाएंगे, जैसे देखो ये 1 तारीख था, ये भी 1 तारीख है, ये 25 है, ये भी 25 है, ये 31 है, ये भी 31 होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये फेब का मंथ था, तो फेब में 31 होता ही नहीं है, तो कैसे लिखे। ये देखो ये 31 था, ये 30 लिखा, क्यों, क्योंकि अप्रैल महीना आ गया, अप्रैल में 31 नहीं होता है तो नहीं लिख पाए। बाकी सब डेट टू डेट है, यहाँ 28 है, यहाँ भी 28 ही होगा। ठीक है, और 2 मंथ्स बोला है तो ये अप्रैल हो जाएगा, और ईयर जो है 22 हो जाएगा। और ये वाला बोलो 30th ऑफ जैन 2022 2 मंथ्स, बोलो ये वाला क्या, 30th मार्च। 30th ऑफ मार्च 2022 हो जाएगा। देख लो 30 जैन से लेके 30th ऑफ जैन से लेके 30th ऑफ फेब, अब ये तो नहीं बोल सकते ना 30th ऑफ फेब होता है, 28th ऑफ फेब बोलेंगे, तो 28th ऑफ फेब से लेके 20, अब इसको 28 मत लिखो, क्योंकि फेब के बाद जो मार्च आता है वो तो 30 डेज का होता है, मतलब वो तो वैसे भी 31 का होता है, फिर भी मुझे डेट टू डेट लेना है, तो हम 30 लिखेंगे यहाँ पर। फिर 30 से लेके मुझे यहाँ पर लिखना है, ओ अच्छा 2 मंथ्स हो गया, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ 31 मत लिख दो कि मार्च है तो 31 लिख देंगे, मुझे तो डेट टू डेट ही कैरी करना है। लेकिन अगर मेरा डेट टू डेट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो है डेट इश्यूज, मतलब डेज इश्यूज, जो कि हमारा नॉर्मल कंडीशंस है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं कि भाई अप्रैल 30 का होता है, फिर उसके बाद मई जो है 31 का, जून 30 का, तो वही चीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तुम लोगों ने थोड़ा सीख लिया। चलो अब यहाँ पर और 2 डेट लेते हैं, मान लो 15th ऑफ मार्च को ड्रॉ हुआ है, और जो टाइम पीरियड है वो हम ले रहे हैं 60 डेज, तो इसमें जो है हम लोग का एक्सपायरी डेट क्या होगा। अब इसका कैलकुलेशन का तरीका जो है ना वो अलग होता है, कैसे होगा इसका कैलकुलेशन हम बताते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 15th मार्च से लेके 60 डेज काउंट करना है, तो पहले मुझे ये बोलो कि मार्च का कितना दिन होता है, मार्च में कितने दिन होते हैं, ये बोलो कितने दिन का, मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31। ठीक है, 31 का होता है। अच्छा उसमें 15 डेज तो चला गया, तो मार्च में कितना दिन हमारे पास बचेगा, 16, इससे इसको माइनस करने से 16 होता है। इसके बाद अप्रैल कितने दिन का होता है, 30।
इसके बाद मई। अच्छा, मुझे कितना दिन लेना है? 60 डेज लेना है। मतलब मुझे, इसका मतलब क्या है कि 15 तारीख को बिल ड्रॉ होने के बाद 60 डेज बाद मुझे पैसा देना है। तो मार्च के महीने में मुझे 16 दिन मिलेगा, 16 डेज मिलेगा मार्च के मंथ में। अप्रैल में मुझे 30 डेज मिलेगा, तो मुझे टोटल 46 डेज मिल गया। लेकिन मुझे 60 डेज चाहिए। अब जो मंथ ऑफ मई है वो 31 का होता है, लेकिन इसमें अगर हम लोग 31 ऐड कर देंगे तो 61 से ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखो, ये देखने से ही पता चलेगा। 77, मुझे तो 60 डेज दिया गया है, तो फिर कैसे निकालोगे? सिंपल है, यहाँ 60 लिख लो और इसमें बैलेंस कर लो। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे? 60 माइनस 30 माइनस 16। हाँ बोलो। 14 डेज। हाँ 14 डेज होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपायरी डेट होगा 14। अब 14 कौन सा मंथ है? मई। तो मई मतलब यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 5/2022। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो, नेक्स्ट और एक दिखाते हैं ऐसे डेज वाला। ये तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, 20th ऑफ अप्रैल 2022 और यहाँ पर मैंने लिखा है 90 डेज। बोलो कौन सा डेट आएगा यहाँ पर? कैलकुलेट करके बता सकते हो? बोलो कौन सा डेट आएगा? कर रहे हो कैलकुलेशन? बोलो। मैम 2022। अरे बोलो 19। 9th जुलाई। हाँ 9th ना 19 बोल। मैम 19। हाँ 19 अगर है तो ठीक हुआ है। 19 जुलाई 2022 होगा। कैसे निकालोगे? सिंपल है, अप्रैल में बिल ड्रॉ होगा, तो अप्रैल कितने दिन का होता है? पहले ये बोलो। 30 डेज का होता है। देखो ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैन जो स्टार्टिंग वाला है वो 31 का होता है। फेब का तो अपना ही स्पेशलिटी है, या तो 28 या तो 29 का होगा। मार्च 31 का होगा। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का। लेकिन जुलाई अगस्त दोनों ही जो है हम लोग का 31 का होता है। ठीक है, फिर इस तरीके से होता है। तो देखो अप्रैल 30 का होगा, ये तुम लोग को याद रखना चाहिए, जो नॉर्मल बात है। देखो यहाँ 20 डेज हमारा एक्सपायर हो गया, मतलब हमारा तो बिल ड्रॉ हुआ है 28 ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल में हमें 10 डेज मिल जाएगा। मई का कितना दिन मिलेगा? 31 डेज मिल जाएगा, तो हुआ 41। लेकिन मुझे तो 90 डेज कवर करना है, तो जून का कितना मिलेगा? जून का 30 डेज मिल जाएगा। तो देखते हैं टोटल कितना हुआ। 30 और 10, 40 और 31, 40 प्लस 31 कितना हो गया? 71। लेकिन मुझे 90 डेज चाहिए, तो -90 कर लेते हैं। 19, तो जून के बाद क्या आता है? जुलाई आता है। ठीक है, ये जून ये जुलाई, तो जुलाई 19 ऑफ जुलाई को जाके एक्सपायरी डेट बनेगा, अगर 90 डेज का पीरियड है ना। 19 ऑफ जुलाई को जाके ये डेज बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिला? क्यों हम लोगों ने ये सीखा कि अगर मुझे टर्म्स जो है वो मंथ में दे तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर मुझे डेज में दे तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। डेज वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब कंपेयर टू ये डिफिकल्ट है नहीं, हम जस्ट बोल रहे थे। डिफिकल्ट क्या है, कैलकुलेट कर ही सकते हो, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग नहीं होता है उतना। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट पता करेंगे, डेज ऑफ ग्रेस होता है। डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है, ग्रेस का मतलब होता है छूट देना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिन का छूट दिया जाता है? 3 दिन का, 3 डेज। मतलब जैसे कि देखो मेरा एक्सपायरी डेट ये वाला है, लेकिन हम एक्सपायरी डेट पे रेडी नहीं है पेमेंट करने के लिए, ऐसा हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि ठीक है आपको एडिशनल 3 डेज दिया जाएगा। ये चीज तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी देखना,
कि ड्यू डेट लिखा हुआ रहता है, फिर उसके बाद कुछ 3 डेज या 7 डेज रहता है जिसके अंदर पेमेंट करने से कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर करोगे तो पेनल्टी लगेगा। ठीक है, मतलब ग्रेस, ड्यू डेट तो ये है ही, लेकिन कुछ दिन ग्रेस भी दे रहे हैं, लेकिन अगर उस पीरियड में भी नहीं कर पाए तो फिर देना पड़ेगा पेनल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेज ऑफ ग्रेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल से 3 डेज दिया जाता है। तो ग्रेस डेज लगने के बाद जो डेट, ये डेट को बोलते हैं ड्यू डेट। ठीक है, जिस दिन मुझे पेमेंट करना चाहिए, लेकिन मुझे अगर 3 डेज ग्रेस मिलता है तो उसके बाद जो डेट निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है ड्यू डेट और एक्सपायरी डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। ठीक है, ड्यू डेट और एक्सपायरी डेट प्लस 3 डेज जो ग्रेस होता है वो मिला के जो डेट निकल के आता है उसे बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। ठीक है, अब तुम लोगों से हम क्या पूछेंगे, ये यहाँ पर मैंने जो भी लिख के दिखाया उसका तुम लोग मैच्योरिटी डेट बोलना। ठीक है, इसका मैच्योरिटी डेट बताओ, ये सारे एक्सपायरी डेट का मैच्योरिटी डेट तुम लोग मुझे बताओ। ठीक है, कैसे बताओगे, 3 दिन ऐड करके बता दो, जैसे कि हम एक बताते हैं, जैसे ये है 1 जून, 1 जून में 3 डेज ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 जून। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग बताओ इसका कितना होगा, इसमें 3 डेज ऐड करने से ये कितना हो जाएगा ম্যাম डेट। ম্যাচুরিটি ডেটের ফর্মুলাটা একবার দেখাবেন? अच्छा देखिए दीजिए, এটা बोले दी তারপরে बोलो, इसमें 3 दिन ऐड Okay. करने से कितना होगा। 28/6/2021। हाँ 28 जून 2021। अच्छा, इसमें 3 दिन ऐड करने से क्या होगा, ये 28 फेब है, ध्यान से बोलो। 3 मार्च 21। ये लेकिन 3 मार्च हो जाएगा। ठीक है, ये जून वून नहीं रह रहा है क्योंकि 28 फेब तो उस मंथ का लास्ट था, उसके बाद 3 दिन यानी 3 मार्च 2021, ये वाला 30 अप्रैल के बाद। बोलो। 3 मई। हाँ 3 मई। ठीक है, ये देखो अप्रैल तो खत्म हो गया, मई का 1, 2, 3, तो 3 मई। 28 अप्रैल के बाद 1 मई। हाँ 22। ठीक है, क्योंकि 28 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल एक दिन मिलेगा, फिर 30 अप्रैल और यहाँ सॉरी 29, 30 और फिर 1, 29, 30 और 1, इसलिए 1 तारीख आया। अच्छा 30 मार्च के बाद 3 दिन ऐड करो, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल। अच्छा, और ये वाला बोलो 14 मई के बाद 3 दिन ऐड करने से कितना आ जाएगा। 17 हाँ 17 मई 2020। ठीक है, 3 दिन ऐड कर दिया। अच्छा 19 जुलाई में 3 दिन ऐड कर दो, 19, 20, 21, 22, 22 जुलाई 2020। ठीक है, तो 2 डेट अलग होता है, एक होता है ड्यू डेट, मतलब इसी में काम कर लो, अगर नहीं कर पाए तो 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये होता है मैच्योरिटी डेट, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल। बिल कितने तरह का होता है, ठीक है, वो बताते हैं। देखो टाइप्स ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ बिल जो है तुम लोग को क्वेश्चन में लैंग्वेज दिखेगा। पहला है बिल्स आफ्टर डेट, बिल्स आफ्टर डेट। पहला है बिल्स आफ्टर डेट। नेक्स्ट है बिल्स आफ्टर साइट, और उसके बाद है बिल्स एट साइट। अच्छा, बिल्स आफ्टर डेट जो है इसका टर्म कैसे लिखा जाता है, बिल्स आफ्टर साइट में टर्म कैसे काउंट किया जाएगा, और बिल्स एट साइट में कैसे होता है, देखो। अच्छा, इसमें टर्म नहीं लिख के इसमें लिखो ऑन डिमांड, हम बता देंगे, पहले एक बार लिखो फिर हम बताते हैं कि तीनों का मतलब क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है,
बिल ड्रॉन ऑन 2nd of April फॉर 2 months, ठीक है। तो इसका मुझे मैच्योरिटी डेट बता सकते हो? मुझे एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए, मुझे मैच्योरिटी डेट चाहिए। मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है, सॉरी ये मैंने क्या लिखती हूँ, मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है मतलब ड्यू डेट प्लस 3 days ग्रेस, है ना। अभी तो सीखा हम लोगों ने। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर बिल ड्रॉ हुआ है 2nd of April को, 2 months का टर्म है, टर्म 2 months का है, तो मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा यहाँ पर? बोलो मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा? मैच्योरिटी डेट 3 दिन ऐड करके आता है, मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। ম্যাম একটু স্ক্রিনটা উপর দিকে স্ক্রল করবে একটুখানি। ম্যাম টাইপস অফ কি লেখা? টাইপস অফ বিল। मैम 5 जून। 5th जून आंसर आएगा, ठीक है, सही बात, 5th जून आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को जो है यहाँ पर डेट कैसे लिखना पड़ेगा? पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा एक्सपायरी डेट, ठीक है। अगर 2 months का बिल है और बिल ड्रॉ हुआ है 2nd of April को, तो 2 months कब कंप्लीट होता है? 2nd of April से 2nd of मई, 2nd of मई से 2nd of जून। ये मेरा ड्यू डेट हो गया। तो पहले तो मुझे ड्यू डेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे तो 5th of जून हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब काउंट किया, जो ड्यू डेट काउंट किया वो कहां से किया? जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है। तो ये टर्म के नीचे ऐसे लिखो, अभी समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। लिखो ड्रॉन ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे टर्म में लिखो एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे बिल ड्रॉन on 2nd of April and accept on 4th of April for 2 months, ठीक है। मैच्योरिटी डेट बताओ, मैच्योरिटी डेट, ठीक है। अब ये लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पर वही 3 days ग्रेस ही लगेगा। यहाँ पर तुम लोग को पहले निकालना है एक्सपायरी डेट, तब जाके ये आंसर आएगा। अब इसका टर्म क्या है? देखो यहाँ पर ना सिर्फ ये नहीं लिखा है कब बिल ड्रॉ हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर कब बिल ड्रॉ हुआ है वो तो लिखा हुआ है ही, मैंने सेम क्वेश्चन ही दिया है, बिल 2 months के लिए ड्रॉ हुआ है। लेकिन एक एक्स्ट्रा तुम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये बिल एक्सेप्ट कब हुआ था? बोल रहा है कि बिल एक्सेप्ट हुआ था 4th April को। तो नाम क्या है? बिल्स आफ्टर साइट। बिल्स आफ्टर साइट का साइट मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। जिस दिन बिल आप देखेंगे, विजिबल होगा, यानी एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है। कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है। हमें अपना जो काउंटिंग डेट है उस दिन से लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरा बात समझ में आया? देखो यहाँ पर हम लोगों ने 2nd April से काउंटिंग करना स्टार्ट किया 2 months के लिए, फिर 3 दिन ग्रेस ऐड कर दिया। यहाँ पर हमें 2nd April से नहीं काउंट करना है, बिकॉज 2nd April बिल ड्रॉ हुआ है, लेकिन बिल का एक्सेप्टेंस सिग्नेचर कब हुआ उस पे? 4th April। अगर बिल्स आफ्टर साइट है, क्वेश्चन में बिल्स आफ्टर साइट है, तो मैच्योरिटी डेट का काउंटिंग कैसे करेंगे? मैच्योरिटी डेट में तो 3 दिन ग्रेस लगाना है। पहले तो काउंट करना होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट कब से काउंट करेंगे? बोल रहा है एक्सेप्टेंस डेट से काउंट करना है, ठीक है। और अगर मेरा बात समझ में आया तो मुझे बोलो एक्सपायरी डेट कितना होगा, फिर 3 दिन ग्रेस ऐड करके पूछेंगे। पहले मुझे ये वाला बताओ, एक्सपायरी डेट कितना होगा? अगर मेरा बात समझ में आया तो बोलो एक्सपायरी डेट कौन सा होगा? 4 जून। हाँ, 4th जून एक्सपायरी डेट होगा। 4th जून एक्सपायरी डेट होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 2nd April से थोड़ी ना काउंट करना है, तब तो 2nd जून होता। मुझे 4th April से लेना है, 4th April से 4th मई, 4th मई से 4th of जून, ठीक है। तो मेरा एक्सपायरी डेट जो है वो 4th of जून हुआ, और इसमें 3 दिन ग्रेस लगा देंगे। तो 3 दिन ग्रेस लगाने से कितना निकल के आएगा? 4 में 3 ऐड कर लो तो 7th of जून निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे बिल्स आफ्टर डेट बोला तो ऐसा होगा, बिल्स आफ्टर साइट बोला तो ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर बिल्स एट साइट मतलब होता है, और ये आफ्टर साइट है, देखने के बाद, तो देखने के बाद एक्सेप्टेंस, ठीक है। लेकिन बिल्स एट साइट का मतलब क्या होता है? बिल्स एट साइट का मतलब होता है कि डिमांड के हिसाब से पेमेंट करना है। मतलब नो डेट इज
मेंशन मतलब कोई डेट कैलकुलेट करके नहीं आएगा कि इस डेट पे पेमेंट करना है, ना तो ड्यू डेट ना तो मैच्योरिटी डेट। जैसे मान लो बोल दिया कि 1 वीक बाद देना है तो 1 वीक बाद, ऐसे बोल दिया 15 तारीख को देना है तो 15 तारीख को ही देना है, नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख को देना है तो 20 तारीख को ही देना है। ऑन डिमांड, बिल एट साइट का मतलब होता है ऑन डिमांड पेमेंट करना। तो तुम लोग सोचोगे कि आज ही बेच दिया कल अगर कोई ऑन डिमांड मांग ले, देखो ऐसा नहीं होता है। आज बेच दिया कल मांग लिया, ऐसा नहीं होता है। ऑन डिमांड का मतलब है हम लोग कोई डेट फिक्स नहीं कर रहे, लेकिन जब मुझे जरूरत होगा हम वो पैसा मांग लेंगे, ठीक है। डेट कुछ फिक्स नहीं कर रहे, जब मुझे जरूरत होगा तब हम वो पैसा मांग लेंगे। तो ऐसे जब बिल ड्रॉ होता है जहां पर हम लोग डेट नहीं लिखते हैं, टाइम पीरियड नहीं लिखते हैं, उसको बोलते हैं ऑन डिमांड। तब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉपी बनता है ना, वहां पर लिखा हुआ रहता है कि बिल्स एट साइट है, ये मतलब ऑन डिमांड। जब जो मतलब ड्रॉयर है जब डिमांड करेगा तभी देना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट करते हो इस बात को तो ही ऐसा बिल बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। हम लोगों ने सीख लिया कि 3 टाइप का बिल होता है। बिल्स आफ्टर डेट जब बोलेगा इसका मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से काउंट करना पड़ेगा हमें एक्सपायरी डेट, और मैच्योरिटी डेट तो सेम है, 3 दिन ग्रेस ऐड करने से मिलेगा। और बिल्स आफ्टर साइट का मतलब क्या हो जाएगा कि बिल को एक्सेप्ट कर देखने के बाद एक्सेप्टेंस, तो ये देखो ये रिलेट कर पाओगे। और एट साइट का मतलब एट साइट, अभी अभी, ठीक है, अभी मतलब अभी डिमांड किया तो अभी देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और तुम लोग को नया चीज बताते, देखो। इफ मैच्योरिटी डेट, जो मैच्योरिटी डेट निकल के आ रहा है, इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, अगर बाय चांस मैच्योरिटी डेट हम लोग का पब्लिक हॉलीडे है या फिर नॉन हॉलीडे है, नॉन हॉलीडे, जैसे कि 15th ऑफ अगस्त, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे होता है, 26th ऑफ जैन, 2nd अक्टूबर, ठीक है, संडे, 1st ऑफ अप्रैल, 31st ऑफ मार्च, देन पेमेंट डेट will be preceding the holiday date। मतलब अगर मुझे पता ही है कि मेरा जो मैच्योरिटी डेट निकल के आ रहा है वो 15 अगस्त, अब 15 अगस्त को क्या होता है, 15 अगस्त को जो है हॉलीडे, ये सभी को पता है, ये किसी को अलग से बताने का ही जरूरत नहीं है, हर भारतीय को पता होना चाहिए कि 15 अगस्त क्यों हॉलीडे है, ठीक है। अब इसको अलग से क्या पता है, 2nd अक्टूबर, 26th ऑफ जैन, संडे, संडे सब क्लोज रहता है, सभी को पता है संडे नॉर्मली जो है एक ऑफ डे होता है हमारे। 1st अप्रैल क्यों होता है, देखो 15 अगस्त पता है, 26 भी पता है, रिपब्लिक डे होता है, 2nd अक्टूबर गांधी जयंती है, 1st अप्रैल में क्या होता है, बैंक का जो है बैंक, तो 1st अप्रैल और 31st मार्च तुम लोग देखोगे कैलेंडर में ये जो है रेड इंक से लिखा हुआ हॉलीडे रहता है, मतलब बैंकिंग जो काम है वो बंद रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि मेरा मैच्योरिटी डेट किसी पब्लिक हॉलीडे पे आ रहा है तो मुझे जस्ट उसके पहले वाले डे पे पेमेंट कर देना है। जैसे मान लो कि तुम लोग का कहीं पर मान लो कॉलेज में एडमिशन चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, एडमिशन का डेट बोल दिया है 1st अगस्त से लेके 15th अगस्त तक चलेगा, लेकिन तुम लोग को तो पता है ये 15th अगस्त तक जो है, 15th अगस्त में तो पेमेंट होगा नहीं, मान लो, ठीक है, आजकल ऑनलाइन में हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन मान लो 15th अगस्त में कॉलेज ओपन नहीं रहेगा, वहां पर जाके तुम लोग जो है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते हो, किसी तरीके का ये सब काम नहीं होता है, तो तुम लोग को तो ये इम्प्लाइड हो गया ना कि भाई मुझे मेरा काम 14th अगस्त के अंदर कर लेना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो गया, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर मुझे पता है कि कैलकुलेट करके 15th हो जा रहा है, लेकिन अगर मेरा नॉन हॉलीडे है तो मुझे एक दिन आगे ही काम कर लेना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 12/7 का बिल ड्रॉ हुआ है और जिसका टर्म्स है 1 मंथ, ठीक है, तो मेरा मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा, ये देखो मेरा मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, अगर ये मेरा बिल कौन सा है, ये बिल है मेरा, ये देखो जब कुछ नहीं बोलता है तो बिल आफ्टर डेट ऑलवेज होता है, ठीक है। तो अब 12th ऑफ जुलाई से लेके 12th ऑफ अगस्त ये हो गया मेरा एक्सपायरी डेट, ठीक है, इसमें 3 दिन ग्रेस लगा लो, 15th अगस्त आ रहा है, लेकिन ये मुझे कोई सामने वाला आके नहीं बोलेगा कि भाई 15th अगस्त को नहीं
नहीं होगा काम। ये मुझे खुद से समझना है कि अगर मेरा पब्लिक हॉलीडे है तो मुझे क्या करना है, जस्ट उसके प्रीसीडिंग वाले डेट पे जो है पेमेंट कर देना है। तो मेरा मैच्योरिटी डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा 14 अगस्त हो जाएगा। ये मुझे कोई नहीं बोलेगा, मुझे खुद समझ लेना है। अगर नॉन हॉलीडे है, सडन हॉलीडे नहीं, नॉन हॉलीडे, जब पता ही है कि 15 को कोई काम नहीं होता है तो फिर 14 के अंदर काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है, पेमेंट डेट जो है वो प्रीसीडिंग द हॉलीडे डेट हो जाएगा। और एक पॉइंट, इफ मैच्योरिटी डेट इज सडन हॉलीडे, ठीक है, सडन हॉलीडे, देन पेमेंट will be on succeeding day। सडन हॉलीडे का मतलब क्या होता है ना कि अचानक से मान लो कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, कोई स्ट्राइक हो गया, तो अचानक से सारे काम बंद है, सारे ऑफिशियल काम बंद है। ठीक है, तो फिर कैसे होगा, जैसे कि मान लो 13 जुलाई का है, 1 मंथ का है टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा? तो देखो 13 जुलाई से 13 अगस्त, ठीक है, प्लस 3 डेज लगाने से यहाँ पर होता है 16 अगस्त। ठीक है, अब ये 16 जो अगस्त है, ये मान लो इधर इस दिन हो गया है सडन हॉलीडे। ठीक है, सब बंद है, सडन हॉलीडे हो गया, तो फिर मुझे पेमेंट कब करना पड़ेगा? तो मुझे 17 को पेमेंट करना पड़ेगा। अब 17 को भी अगर सडन हॉलीडे है तो फिर उसके बाद वाले डेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा सक्सीडिंग डे होगा, मतलब नेक्स्ट डे होगा, सक्सीडिंग डे होगा। लेकिन अगर मुझे पहले से ही पता है छुट्टी है तो फिर मुझे तो समझ लेना चाहिए कि मुझे आगे दिन काम करना पड़ेगा। अब नहीं था, कोई भी छुट्टी उट्टी अचानक से हो गया, वो बात तो अलग है। ठीक है, तब मुझे बोल रहा है कि नेक्स्ट दिन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन देने से हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बिल्स का जो है उसका अलग अलग कंडीशन होता है। कितने तरीके से हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है मतलब फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि देखो, व्हेन द बिल is retained till the date of maturity and honored, या फिर यहां पर हाइफन देके लिखो डिसऑनर्ड। ठीक है, क्या वो लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड, या फिर डिसऑनर्ड। मतलब अगर जैसे देखो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था एकदम स्टार्टिंग में, जो स्टोरी लिया था कि मिस्टर ए चाहे तो पूरे 3 मंथ्स वेट करके मिस्टर जेड से पेमेंट ले सकते हैं, इसको बोलते हैं व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। और मिस्टर जेड ने पैसा दे भी दिया तो ये हो जाता है ऑनर्ड। लेकिन मिस्टर जेड ने अगर पैसा नहीं दिया, जैसे लिखा हुआ था 3 मंथ्स बाद, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड। तो ये केस हो सकता है, बिल को रखा गया टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी और बिल ऑनर्ड हो गया, या फिर बिल डिसऑनर्ड हो गया। ये दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। ये सब केस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये सारे केसेस पे ही हमारा जर्नल एंट्री होगा। ये पूरा चैप्टर ही जर्नल बेस्ड है। ठीक है, या फिर दूसरा चीज हो सकता है व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड और डिसऑनर्ड। अब ये क्या है? क्या ये वही वाला है कि बैंक पे हम लोगों ने भेज दिया और बैंक वाले ने हमारे से पैसा डिडक्ट कर लिया? नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये है व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक। ये हम लोग बैंक में रखना चाहते हैं। जैसे किसी के पास गोल्ड है घर में, तो वो बैंक में ले जाके गोल्ड लॉकर होता है वहां रख देता है। ठीक है, हमारे पास पैसा होता है, हम लोग बैंक में सेफ है। ठीक है, बैंक में ले जाके घर पैसा रखती है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो पैसा होता है, तो वैसे ही बैंक में ले जाके हम लोग अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब बैंक को ये नहीं बोल रहे ये रख के मुझे अभी तुरंत पैसा दे दो, ये नहीं बोल रहे हैं। वो तो होता है बिल्स को डिस्काउंट करवाना, वो भी पॉइंट में आ रहे हैं
हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल जो है वो सिर्फ बैंक को रखने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, बैंक को रखने के लिए दे रहे हैं। क्या बैंक इसके लिए कोई चार्ज लेता है? हाँ लेता है। जैसे अगर बैंक के लॉकर में ले जाके पैसा रखोगे, गोल्ड रखोगे, तो बिल्कुल बैंक चार्ज लेता है, ठीक है। वैसे ही बैंक जो है बिल्स रखने का भी चार्ज लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कमीशन लेना, ठीक है, कमीशन। तो बैंक बोलेगा ठीक है आपका चीज हम सेफली रखेंगे, लेकिन बदले में मुझे कमीशन दे देना, ठीक है। कितना कमीशन देना पड़ेगा वो बैंक बताएगा। और बिल हो गया ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब टाइम पे जिसको पेमेंट करना था कर दिया, या फिर डिसऑनर्ड जिसको पेमेंट करना था उसने नहीं किया, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? व्हेन द बिल इज डिस्काउंट विथ बैंक और अदर पर्सन, और अच्छा स्लैश से ही तो और पता चलेगा, अदर पर्सन एंड ऑनर्ड या फिर डिसऑनर्ड। ये कौन सा वाला है? ये जो मैंने बोला था कि लिक्विडिटी रह गया, जो स्टोरी मैंने बोला था कि हम लोग बैंक को ये क्या कर सकते हैं, बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं कि भाई ये रख के मुझे अभी पैसा दे दो और कुछ पैसा आप डिडक्ट कर लो, ठीक है, आप अपना चार्जेस काट लो। उस चीज को बोला जाता है डिस्काउंट। बैंक जब हमें इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो जाके कस्टमर जो बोलेगा बैंक तो वही करेगा। कस्टमर अगर बोलेगा बिल को रख लो तो बैंक बोलेगा इसका कमीशन ले लेंगे। अगर कस्टमर बोलेगा इस बिल के बदले मुझे अभी तुरंत पैसा दे दो तो बैंक बोलेगा डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। तो वही हो गया। अब ये बैंक के साथ भी कर सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन अगर ऐसा करने के लिए राजी है कि ठीक है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम रख रहे हैं और डिस्काउंट करके आपको पैसा दे देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बैंक ही करेगा ऐसा जरूरी नहीं, कोई दूसरा पर्सन अगर उसके पास पैसा है वो करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जो है हम लोग का ऑनर्ड हुआ, मतलब जिसको पेमेंट करना है वो कर दिया, या फिर डिसऑनर्ड हुआ, तो ये केस हो सकता है। एंड लास्ट केस, फोर्थ नंबर, व्हेन द bill is endorsed to a creditor। हम लोगों ने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। वो कौन सा वाला केस? ये देखो क्रेडिटर का मैंने सारे एग्जांपल तुम लोग को यहाँ पर दिखा है। ये देखो क्रेडिटर, अगर हम लोग क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं उसके बाद बिल हो जाता है ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब कुछ नहीं, ऑनर्ड का मतलब होता है कि जिसको पेमेंट करना है उसने कर दिया, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। और डिसऑनर्ड का मतलब होता है उसने ऑनर्ड नहीं किया, मतलब अपना बात नहीं रखा, पेमेंट टाइम पे नहीं किया या नहीं कर रहा है। अब नहीं करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। देखो क्यों नहीं किया जाता है, देखो कर क्यों देगा? क्योंकि वो अच्छा इंसान है। क्यों नहीं कर सकता है? अगर कोई अनएथिकल पर्सन है, या फिर हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ऐसा केस भी हो सकता है। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो कैसे पेमेंट करेगा? तो उस केस में क्या होता है, उसका जो भी एस्टेट है, एस्टेट मतलब उसके पास जो भी संपत्ति है उसको बेच के वो पैसा रिकवर किया जाता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि वो इंसॉल्वेंट हो गया तभी वो डिसऑनर्ड हो रहा है। तो ये 4 केसेस पे हमें सारे क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम एक क्वेश्चन तुम लोग को अपने हिसाब से लिख के दिखाते हैं। ऑन 1/1 A sold goods to B for ₹10,000 and draw a bill for 3 months on B for the amount. B accept and return it to A. Thus, bill is duly honored at maturity. Pass जर्नल एंट्री। हमें नॉर्मली जर्नल एंट्री पास करने का ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो हम थोड़ा बेसिक जर्नल एंट्री पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे करवाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन जो हमें मिलेगा उसमें क्या होगा, इतना सिंपल रहेगा नहीं, बहुत सारी मिक्सड अप करके ही रहेगा। तो अगर हम लोग सिंपल वाला पहले नहीं समझेंगे तो फिर मिक्सड अप वाला नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम पहले थोड़ा सा मेरा कुछ क्वेश्चन सब करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, 2 पार्टी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने गुड सोल्ड किया है मिस्टर बी को, ठीक है। तो 1 तारीख को सोल्ड आउट किया है, तो एंट्री क्या होगा, मिस्टर ए सेलर है तो ए क्या एंट्री करेगा, क्रेडिट सेल का, तभी तो बिल्स ड्रॉ हुआ है। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल होता है, ठीक है। और बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा मैंने क्रेडिट परचेज किया है, तो ये एंट्री करेगा परचेज टू ए, ठीक है, परचेज टू ए 10,000
10,000, ठीक है। अब जब बिल ड्रॉ होता है, देखो, एंड ड्रॉ ए बिल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ हुआ। बिल ड्रॉ कौन से डेट पे हो, इसी डेट पे बात हो गया होगा। बी ने बोला होगा हम पेमेंट करने में मुझे लेट होगा, तो ए ने बोला बिल ड्रॉ कर लेते हैं, तो 1 जनवरी को ही बिल ड्रॉ हुआ होगा। तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होगा, ए बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मेरे पास जो है बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा टू बी, ठीक है, टू बी अकाउंट, ये एंट्री होता है। इसका कंसेप्ट क्या हुआ, देखो इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी कभी सेल होता है तो मेरे पास या तो कैश आएगा, कैश सेल है, या फिर डेटर आएगा अगर क्रेडिट सेल है। बेसिकली मुझे करंट एसेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी मेरा करंट एसेट था। अब अगर मुझे इस बी को बिल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम अपने डेटर को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिल्स रिसीवेबल में। अब सेम इंसान को हम डेटर भी रखेंगे, उसका बीआर भी बनाएंगे, तो मेरे यहाँ पर तो 10,000 10,000 20,000 दिखेगा। तो रूल्स क्या बोल रहा है, देखो जर्नल का रूल्स ये बोल रहा है कि बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है। एसेट में क्या होता है, डेबिट करना है हमें, ठीक है। एसेट जो है जब आ रहा है तो वो डेबिट होगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो गया। अब ये बिल्स रिसीवेबल आ रहा है तो बी को और नहीं दिखा सकते, हम अपने बैलेंस शीट में बी भी दिखा देंगे डेटर के तौर पे, और बीआर भी दिखाएंगे, बोलेंगे मेरा डेटर बी 10,000 का, मेरा बिल्स रिसीवेबल 10,000 का, इसी के लिए तो 10,000 का बीआर है, तो फिर दोनों चीज को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बीआर डेबिट होगा तो बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, बिल ड्रॉ, और इनको करना पड़ेगा बिल को एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का एंट्री क्या होता है, तो ये बोलेंगे कि मेरे पास बीपी आया, जैसे ये बोलेंगे मेरे पास बीआर आया, ये बोलेंगे मेरे पास बीपी आया, ठीक है। बीपी लाइबिलिटी होता है बिल्स पेबल। तुम लोग पूरा नाम लिखना, मैंने अभी जो है करवाना है काफी सारा क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से शॉर्ट में लिखा है। तो 10,000 का लाइबिलिटी जनरेट हो गया। अब ए ऑलरेडी एक लाइबिलिटी था, वो क्रेडिटर था, वही क्रेडिटर बीपी बना, तो क्रेडिटर को हटाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो ये हो गया 10,000, ठीक है। सेम दोनों अकाउंट को क्रेडिट बोल के तो हम लोग नहीं दिखा सकते ना। अब बोल रहा है कि बी जो है उसने बिल एक्सेप्ट किया, रिटर्न इट टू ए कर दिया, यहां तक एंट्री हो गया, और ये बिल ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड का मतलब बी ने 3 मंथ्स बाद जो बात कहा था वो बात रख दिया, उसने अपना पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो 3 मंथ्स बाद डेट कौन सा आएगा, देखो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मंथ, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 मंथ्स, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 मंथ्स, और मैच्योरिटी डेट लगा के 4 अप्रैल। और जब पेमेंट रिसीव होगा तो ए क्या एंट्री करेगा, ए बोलेगा मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, मेरा एसेट खत्म, क्यों, क्योंकि इस एसेट के अगेंस्ट में मुझे पेमेंट मिल गया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीआर। क्या नैरेशन लिखना पड़ता है, हाँ देखो जर्नल बेस्ड चैप्टर में नैरेशन लिखना पड़ता है। नैरेशन तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, जैसे इसका नैरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, इसका हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड, इसका लिखोगे बीइंग बिल्स ड्रॉन, इसका लिखोगे बीइंग बिल्स एक्सेप्ट, इसमें लिखोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, इसमें लिखोगे बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है। इतना तो हम मतलब सोच सकते हैं कि तुम लोग लिख ही लोगे, इसलिए हम नैरेशन पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या एंट्री करेंगे, ये बोलेंगे मैंने पेमेंट किया तो मेरे पास से पैसा गया, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे, कितना 10,000, और बदले में क्या होगा, बीपी खत्म हो जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक, ठीक है। ये काफी एकदम सिंपल सा मैंने एंट्री करवाया, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा मैंने एंट्री करवा दिया, ठीक है। तो इससे देखो एक तुम लोग को बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि कैसे करके हमें एंट्री करना है। अच्छा, अब देखो और एक एंट्री करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने अपना कुछ क्वेश्चन ले रखा है, उससे हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये इलास्ट्रेशन 2 जो है ना, ये मैंने अभी लिखवाया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो इलास्ट्रेशन 3, ये वाला देखो क्या दिया हुआ है, टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन एज गिवन इन इलास्ट्रेशन 1, मतलब यही वाला अभी अभी जो मैंने कैलकुलेशन करवाया ना उसी पे बेस्ड है, यही वाला क्वेश्चन होगा। और बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। तुम लोग को अगर ये थोड़ा हेजी लगे ना, तुम लोग इस मतलब पेज के ऊपर थोड़ा जगह रख दो, वहां पर ये लिख लेना, 2 लाइन का ही तो है, ठीक है। टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन एज गिवन इन इलस्ट्रेशन 1, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इफ ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड बैंक चार्ज 1% कमीशन। देखो मैंने ये सारी चीजों का मतलब समझाने के लिए वो छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, ताकि तुम लोग को क्लैरिटी हो। ये कैसे, जैसे ये वाला क्या था, रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ए ने 3 मंथ्स तक अपने पास ही बिल रखा, फिर बी ने अपने टाइम पे अपना पैसा पेमेंट कर दिया।
केस ये था कि बिल्स को अगर सेंट फॉर कलेक्शन होता है तो क्या एंट्री होगा, तो देखो उसी पे ही मैंने क्वेश्चन ले रखा है, देखो उस पे क्या एंट्री होगा, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल का एंट्री होगा और परचेज का एंट्री होगा। ए सेलर है तो सेम एंट्री यहाँ पर भी होगा। बी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स, ठीक है। कितने का अमाउंट है, सेम क्वेश्चन है 10,000, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस जहां पर है हम बताते हैं। फिर इन्होंने परचेज का एंट्री किया, परचेज टू ए 10,000। मैम এটা ইলাস্ট্রেশন 2 না 3? अच्छा 3 कर लो, यहाँ के हिसाब से 3 है, ठीक है। ये 1 मैंने लिखा था, इसी हिसाब से मैंने 2 लिख दिया। बाकी जब तुम लोग इस यहाँ पर नोट लिखोगे तो 1 के बाद 2 ही लिख लेना, ठीक है, नहीं तो 3 लिखोगे तो तुम लोग कोई प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर देखो ये हो गया बी अकाउंट टू सेल्स, परचेज टू ए हो गया। अब ए क्या करेगा, बिल्स ड्रॉ करेगा, तो बिल्स ड्रॉ करेगा तो सेम एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बी अकाउंट, ठीक है। अभी मैंने सिखाया कि क्यों ऐसा होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर इनको बिल एक्सेप्ट करना है तो इनका लाइबिलिटी पड़ेगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, तो बीपी कर दिया मैंने 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। अब चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या हुआ, ए जो है देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। बोल रहा है कि ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने बिल को अपने पास रखना सेफ नहीं माना, बोला नहीं हम बैंक में रखेंगे, बिल को हम बैंक में रखेंगे, ठीक है। तो कब जाएगा वो बैंक के पास, तो मान लेते हैं क्योंकि हमें कोई डेट नहीं दिया है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उसी दिन ही वो बैंक के पास चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई डेट अलग नहीं है तो हम लोग इसी डेट को मानेंगे। अब अगर ये बैंक के पास जा रहा है तो एंट्री क्या होना चाहिए, सबसे पहला बात है अगर ये बैंक के पास जाएगा, इनके पास क्या बिल्स रिसीवेबल रहेगा, मुझे बोलो। अगर ये बैंक के पास जाके बैंक में बीआर सबमिट कर देते हैं तो इनके पास तो बीआर नहीं रहेगा, तो 2 बीआर होना चाहिए। और डेबिट क्या होगा, डेबिट लिखना पड़ेगा ये सेंटेंस, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। हम लोगों ने बिल्स को बैंक में दे दिया है बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिल से जो पैसा आएगा वो बैंक कलेक्ट करे, हम लोग अपने घर पे नहीं रखना चाहते। जैसे गोल्ड हमारा ही है लेकिन हम लोग घर पे नहीं रखना चाहते ना, वैसे ये नहीं चाहते कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज घर पे रहे, इन्होंने बैंक वाले को दे दिया कि आप रखो, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, बिल्स मेरे पास से चला गया, एंट्री हो जाएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, ठीक है। बैंक ने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया, टू बीआर, इनके पास से बिल्स चला गया। क्या इसके लिए बी के अकाउंट में कोई एंट्री होना चाहिए, तुम लोग को क्या लगता है, क्या इसके लिए बी के अकाउंट में कोई एंट्री होना चाहिए। एंट्री तो तब होता है जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो ए और बी में ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज का, बिल बीपी एक्सेप्ट का, तो एंट्री हुआ। अब ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो हो रहा है वो तो ए के साथ बैंक का हो रहा है, क्या इसमें बी का कोई लेना देना है, क्या इसमें बी का कोई लेना देना है। नहीं मैम, उसको तो पैसा मिलेगा बैंक से, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर हम हाँ लोग बिल मैम। सेंट फॉर कलेक्शन कर रहे हैं तो बी का थोड़ी ना उससे कोई लेना देना है, बी को तो पता है कि उसे 3 मंथ्स बाद पैसा देना है, ठीक है। अच्छा, अब 3 मंथ्स बाद 4 अप्रैल आ गया, अब क्या होगा, बैंक जो पैसा मिलेगा तो देखो कैसे एंट्री होगा, यहाँ पर देखो पहले इनका दिखाते हैं। ये जो बी है ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे मैंने पेमेंट कर दिया, ये इन्होंने ऑनर्ड किया है, देखो ये सेम क्वेश्चन है, इन्होंने ऑनर्ड किया है। लेकिन देखो बैंक ने क्या बोला है, एंड बैंक चार्ज 1% कमीशन, बैंक ने 1% कमीशन चार्ज कर लिया है, ठीक है। तो देखो जब बी पेमेंट करेगा वो तो अपना पूरा ही पेमेंट कर रहा है 10,000, ठीक है, और उसका बीपी उस वजह से कैंसिल हो जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू 10,000। अब इसने किसको पेमेंट किया होगा, बैंक वाले को, क्योंकि बिल्स किसके पास था, बैंक के पास था, ठीक है। अब बैंक वाला जब ए को पेमेंट करेगा ना, ए को जब उसका पैसा देगा तो बैंक वाला कैसे देगा पता है, बैंक वाला बोलेगा कि ये जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपने दिया था इसका प्रायोरिटी खत्म, क्यों, क्योंकि इसका पेमेंट हो गया, तो आप पहले इसको कैंसिल करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ए बोलेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जिससे मुझे पैसा मिलने वाला था वो अभी मेरे पास और नहीं रहेगा, कितने का था, 10,000 का था, ठीक है। अच्छा, मुझे पेमेंट कितना मिला,
बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। मुझे जो पेमेंट मिला उसे बैंक अकाउंट, देखो मुझे 10,000 नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ने जो मेरा बिल रखा उसके बदले बैंक ने 1% कमीशन ले लिया है, ठीक है। तो कमीशन ए के लिए तो क्या हो गया, लॉस या एक्सपेंस बोल सकते हो, तो कमीशन इसका हो जाएगा डेबिट। तो बैंक बोलेगा पैसा दे देंगे लेकिन मेरा कमीशन का पैसा देते हुए जाओ, ठीक है। तो कितना कमीशन लेगा, 10,000 पे 1% कमीशन लेगा, तो 10,000 पे 1% यानी कितना हो जाता है 100 रुपीज, ठीक है। तो बैंक 100 रुपीज कमीशन ले लेगा, बाकी अमाउंट जो बच रहा है वो बैंक दे देगा एक को, जाओ लेके चले जाओ, ठीक है। 9,900 का पेमेंट बैंक वाला ए को कर देगा, अपना 100 रुपीज रख लेगा। क्यों 100 कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में कमीशन दे रखा है 1%, ठीक है। तो बैंक वाला अपना 100 रुपीज ले लेगा और बोलेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्लोज कर दो। जैसे डेटर को बीआर बनाया तो डेटर क्लोज हो गया, ठीक है। फिर देखो बीआर को हम लोगों ने बिल सेंट फॉर कलेक्शन बनाया तो बीआर क्लोज हो गया, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन से जब पैसा मिल गया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन हम लोग का क्लोज हो गया। तो अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये क्रेडिट के चक्कर में इतना सारा एंट्री हुआ, सोच के देखो, देखो बी डेबिट बी क्रेडिट, ठीक है। क्यों बी डेबिट हुआ, पैसा मिलने वाला था, क्रेडिट क्यों कर दी, उसके जगह बीआर को डेबिट किया। फिर बीआर डेबिट बीआर क्रेडिट, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बीआर को हम लोगों ने अपने पास नहीं रखा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया। तो मेरा नेट एंट्री क्या बचा था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू सेल्स, ठीक है। आप देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन भी कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे इससे पेमेंट मिल गया। तो बचा क्या, बैंक डेबिट कमीशन डेबिट टू सेल्स, मतलब सेल करके मुझे 9,900 मिला और मुझे कमीशन पे 100 रुपीज देना पड़ा, इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब ये क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए इतने सारे एंट्री हुए, अदरवाइज अगर ये कैश सेल होता, सिंपल कैश टू सेल या बैंक टू सेल हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री करना पड़ता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, देखो छोटा छोटा ही है, मैंने काफी छोटा छोटा क्वेश्चन लिया है। देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑन 1 Jan ए सोल्ड गुड्स 10,000, सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ए बी 10,000 वही सब डेटा दिया हुआ है, बस कंसेप्ट जो है अलग अलग है, ठीक है। ए सोल्ड गुड्स 10,000 टू बी एंड ड्रू ए बिल ऑन बी एट 3 months फॉर द अमाउंट, बी के ऊपर 3 months का बिल ड्रॉ हुआ है 10,000 के लिए, सेम क्वेश्चन। बी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू ए, लेकिन ए ने क्या किया है, वो डिस्काउंटेड द बिल विद ए बैंक ऑन 4th Feb, 4th Feb को उन्होंने बैंक के पास जाके उस बिल को डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट करवाने का मतलब ये नहीं है कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डिस्काउंट करवाने का मतलब है इमीडिएटली पैसा लेना बैंक से। तो बैंक ने बोला दे देंगे, लेकिन 15% पर एनम बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट काटेंगे। द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे बी ने अपना पेमेंट कर दिया, पास करना है मैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए और बी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन मैंने कौन सा वाला लिया, ये जो 4 लिखवाया है ना, 4 में 3rd वाला कंडीशन अभी हम लोग कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पर एंट्री कैसे होगा, देखो तुम लोग पहला 2 एंट्री लिखो, पहला 2 तो सेम ही होगा, हम तब तक जैम बोर्ड ओपन करते हैं। पहला 2 एंट्री तो सेम ही होगा। इलास्ट्रेशन यहाँ पर इस नंबर के हिसाब से मैंने 4 लिख दिया, ये पीडीएफ शेयर करेंगे तो 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये ए और बी, सबसे पहले सेल, सेल हुआ तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज टू ए, फिर बिल्स रिसीवेबल, सेम एंट्री चल रहा है, बिल्स ड्रॉ हो गया, बिल्स रिसीवेबल टू बी, और ये एक्सेप्ट करेंगे तो ये लिखेंगे ए टू बी पी, ए टू बी पी। अच्छा, फिर यहाँ पर 4th अप्रैल को, यहाँ डेट बताया है 4th फेब को बी को काफी पैसे का जरूरत हो गया, वो चले गए बैंक में, बैंक में जाके बोल रहे बैंक वाले को मुझे अभी पैसा दे दो इस बिल के बदले। तो बिल अपने पास से चला जाएगा, एंट्री समझो, इनके पास से बिल चला जाएगा, ठीक है, बदले में इनके पास पैसा आएगा, ठीक
ठीक है। लेकिन कितना आएगा, क्या 10,000 के बदले 10,000 आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक अपना डिस्काउंट काटेगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। और जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं कमीशन। कमीशन किस बात का लेना है कि मैंने आपका बिल का जो है मतलब क्या बोले, आपने मेरे पास रेंट पे बिल को रख दिया बोल सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। लेकिन डिस्काउंट ये क्या है कि अभी बिल का ओनरशिप ही बैंक के पास आ गया है, ठीक है। और बैंक बोलेगा हम 10,000 का 10,000 तो नहीं देंगे, डिस्काउंट। तो लैंग्वेज अलग है, यहाँ होता है डिस्काउंट करना, यहाँ होता है कमीशन देना, ठीक है। तो डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, जब 4th फेब को ए जा रहा था बिल डिस्काउंट करवाने, तो बी के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि उससे बी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ डिस्काउंट चार्ज कितना होगा? डिस्काउंट चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना बिल का अमाउंट था उस पे रेट ऑफ डिस्काउंट क्वेश्चन हमें बताएगा, बोला है 15% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है ईयरली, ईयरली 15% हमें चार्ज करते हैं, ठीक है, एक साल का अगर होता है। लेकिन क्या ये एक साल का है? नहीं, मतलब मुझे यहाँ पर टाइम पीरियड कितना लगाना है? टाइम पीरियड मुझे कमीशन सॉरी मुझे उतना ही डिस्काउंट चार्ज देना पड़ेगा जितने दिन का मेरा मतलब, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, देखो रुको, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, लिखवा देते हैं। डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा अमाउंट ऑफ बिल, बिल पे तो डिस्काउंट होगा, इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये भी मुझे क्वेश्चन बताएगा, ये भी मुझे क्वेश्चन बताएगा, इनटू हो जाएगा अनएक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ। मतलब देखो, बैंक क्यों इनसे कमी डिस्काउंट लेगा पता है? क्योंकि बैंक बोलेगा कि आपको हम टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं, आपको बी से इतना जल्दी पेमेंट नहीं मिलता, तो जितना जल्दी पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। जैसे देखो, बी से पेमेंट मिलने वाला था 4th अप्रैल को, सेम क्वेश्चन था ना, मैच्योरिटी डेट 4th अप्रैल को था। इन्होंने क्या किया, 4th फेब में ही पेमेंट ले लिया। तो इन्होंने कितने मंथ्स पहले ले लिया, मुझे ये बोलो, कितने मंथ्स पहले? उसी को बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड, जो पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुआ। देखो, बिल ड्रॉ हुआ था 1 जैन को, इन्होंने 1 जैन से लेके 4th फेब तक अपने पास ही रखा, लेकिन रखना था 4th अप्रैल तक, तो इन्होंने इतने टाइम पहले ही जो है डिस्काउंट करवा लिया। तो ये जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड। ये तो एक्सपायर्ड हो गया, ये अनएक्सपायर्ड है, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड के ऊपर डिस्काउंट देना पड़ेगा। बोलो, कितने मंथ पहले इन्होंने डिस्काउंट करवा लिया? 4th अप्रैल को पेमेंट मिलने वाला था, 4th फेब को चले गए बैंक के पास पैसा लेने, कितने मंथ पहले चले गए पैसा लेने? हाँ बोलो। 2 मंथ्स। हाँ, 2 मंथ्स, तो 2/12 हो जाएगा, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखना, 250, ठीक है। तो ये 250 का बैंक चार्ज काट लेगा, बचा हुआ अमाउंट जितना भी आ रहा है 9750 वो दे देगा। किसको दे देगा? ए को दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 4th फेब का एंट्री हो गया। अब 4th अप्रैल जब आएगा तो ए के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए को तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। बी ने ऑनर्ड किया है, तो बी ने वो पेमेंट जरूर ए के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक वाले को कर दिया होगा। तो 4th अप्रैल को बैंक के अकाउंट में एंट्री होगा, जो कि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बी के अकाउंट में एंट्री होगा। बी क्या बोलेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मैंने अपना पेमेंट कर दिया टू बैंक। वो बैंक बोल के यहाँ पर बोल देगा कि मैंने अपना पेमेंट बैंक को कर दिया है, ये पेमेंट मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चंस अभी ऑनर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पेमेंट हो गया, ठीक है। तो ये देखो, हम लोगों ने कौन सा वाला कर लिया, ये वाला किया, ये वाला किया, ये वाला भी किया, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट है, एंडोर्स वाला भी करवा देते तो ऑनर्ड वाला हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ ইলাস্ট্রেশন যেটা এখন করালেন ওটা লাস্ট এন্ট্রিতে দেখাবে না? এইটা হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। देखो, नेक्स्ट देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि ऑन 1st Jan ए सोल्ड गुड्स 10,000 टू बी। जैसे मैंने बोला सारे क्वेश्चन सेम है। ड्रू ए बिल ऑन बी 3 months फॉर द अमाउंट, बी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। पहले तो सेम यहाँ तक एंट्री करो कि सेम अमाउंट का सेल परचेज हुआ, सेम अमाउंट का बिल ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो पहले ये एंट्री तो सेम होगा, तो तुम लोग करो। अच्छा, यहाँ पर ना 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, एक ए का, एक बी का, एक सी का। आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा, अभी लिख लो, बता देते हैं, ठीक है। 1st Jan को इन दोनों में सेल परचेज हुआ है, तो क्या एंट्री होगा? थोड़ा फटाफट लिख लो, ठीक है। बी टू सेल्स, क्योंकि सेम एंट्री है तो हम थोड़ा जल्दी लिखेंगे, तुम लोग भी कोशिश करो। 10,000 बी का 1 तारीख का एंट्री हो जाएगा परचेज टू ए,
परचेज टू ए 10,000, ठीक है। अच्छा, उस दिन सी का कुछ भी हमें नहीं बताया है क्वेश्चन, ठीक है, आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। हम पहले ए बी का ही करें, सी के लिए जगह रख दो, हम इतना बोल रहे हैं। फिर बिल्स ड्रॉ हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 10,000। अच्छा, फिर यहां पर हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ठीक है। ये तो कॉमन एंट्री है, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं तब से, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें हुआ क्या। इसमें देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए को ये बिल रिटर्न कर दिया बी ने एक्सेप्ट करने के बाद, हु एंडोर्स द बिल 1 month आफ्टर द एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर सी इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट ऑफ ₹10,200। तो ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया, किसको कर दिया, सी को। सी कौन है, ए का क्रेडिटर है। कितने का क्रेडिटर है, 10,200, लेकिन बोल रहा है सेटलमेंट, मतलब सी ने 10,200 रुपए का जो है सी को मिलना चाहिए था, किससे, सी को 10,200 मिलना चाहिए था ए से, लेकिन ए ने उसके बदले 10,000 का बिल दिया और सी ने फुल सेटलमेंट कर लिया। इसका मतलब सी ने 200 का डिस्काउंट अलाउड किया। जैसे तुम लोग कभी भी जर्नल एंट्री करते हो तो वहां पर देखते हो ना कि अगर क्रेडिटर मेरे से कम एक्सेप्ट करके फुल सेटलमेंट कर रहा है, या दे दिया ना सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, तो 10,200 को 10,000 से सेटलमेंट कर लिया, इसका मतलब 200 का डिस्काउंट अलाउड कर दिया। द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी डेट पे बी ने अपना बात रखा, उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया। हमें एबीसी के बुक्स में एंट्री करने बोला है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एंट्री क्या होगा। पहला बात है कि ए ने कब एंडोर्स किया, बोल रहा है 1 month आफ्टर द एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस कब था, 1 Jan को। 1 month आफ्टर मतलब 1 Feb हो जाएगा। 1 फेब में ए ने अपना बिल्स जो है सी को दे दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, देखो इसमें इंपैक्ट क्या आएगा। पहला बात है कि ए के पास से अपना बिल्स चला जाएगा, तो ए बोलेगा टू बिल्स रिसीवेबल। क्यों, जब उसके पास था तो डेबिट था, जब चला गया क्रेडिट हो गया। और ये बिल देने से उसका क्रेडिटर कैंसिल होगा उसके बुक से, तो सी को वो करेगा डेबिट, ठीक है। सी क्रेडिटर था तो सी क्रेडिट था। सी कितने का क्रेडिटर था, 10,200। बदले में उसने क्या दिया, जैसे अगर कैश देता तो सी टू कैश करते, तो वैसे बिल्स दिया, लेकिन कितने का दिया, 10,000, लेकिन फुल सेटलमेंट हुआ तो सी ने उसे डिस्काउंट होगा, तो ए बोलेगा टू डिस्काउंट रिसीप्ट, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीप्ट कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। बी का कोई लेना देना नहीं है, वो तो सी और ए अपने अंदर कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इससे बी का क्या लेना देना। उसको पता है कि उसको 4 तारीख को पेमेंट करना है। सी क्या एंट्री करेगा, सी बोलेगा मेरे पास आ गया है बिल्स रिसीवेबल, वो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेगा, 10,000 से, क्योंकि 10,000 का ही बिल आ रहा है। बदले में उसने ए को डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किया, कितने का, 200 का। और ए जो उसके बुक्स में डेटर था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। डेटर डेबिट था, जब चला गया तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, 4 अप्रैल आया। 4 अप्रैल में ए को कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास तो बिल्स है ही नहीं, तो क्या एंट्री करेगा। और 4 अप्रैल को बी जरूर एंट्री करेगा। बी बोलेगा मैंने अपना पेमेंट कर दिया, ठीक है। कर दिया कैसे पता चला, क्वेश्चन बोला है ना ड्यूली ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब ही होता है टाइम पे पेमेंट कर दिया। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने अपना पेमेंट कर दिया। अब किसको क्या होगा, सी को क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला। और सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा मुझे पेमेंट मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का पेमेंट मिला, 10,000, और बदले में क्या चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का, 10,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पूरा कंसेप्ट समझ के करते हो तो इजीली ये चैप्टर इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी और बी कैंसिल हो गया, BR टू BR कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो एंट्री सी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू सेल्स, मतलब सेल के थ्रू से क्रेडिटर को सेटलमेंट कर दिया, ठीक है, वो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करके। तो ऐसे करके भी तुम लोग चेक करके देख सकते हो। तो इस तरीके से एंट्री होगा। तो देखो हम लोगों ने चारों पॉइंट को लेकिन कवर कर लिया, ये चारों पॉइंट मैंने बता दिया। ये एंडोर्समेंट हो गया है ना, ये एंडोर्समेंट हो गया। एंडोर्स करने से अगर क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं तो हम लोग का कैंसिलेशन हो जाता है, ठीक है। जो क्रेडिटर है वो कैंसिल हो जाता है और क्रेडिटर अपने बुक्स में डेटर को कैंसिल कर देता है। तो मैंने 5 तक करवा दिया और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बेस क्लियर करने के लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, वो करने के बाद हम लोग जो है PDF से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।